तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में प्रीव्यू करेंगे T20 वर्ल्ड कप में अपकमिंग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस को। ऑल्सो डिटेल में एनालाइज करेंगे पोर्चुगल और फ्रांस की स्क्वाड्स को फॉर द अपकमिंग यूरोज। सो लेट्स बिगिन। तो भाई आफ्टर अ लॉट ऑफ सोलो पॉडकास्ट फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स नाउ वी फाइनली हैव मोहित बैक इन द स्टूडियो एंड पहले तो भाई अपने क्या कहते हैं कमबैक थॉट्स दे दो थोड़े से हम लोगों को। क्या कमबैक थॉट सही है। अच्छा मैं कुछ वैसे टाइप का दूं, प्लेयर्स के टाइप का। आई फील रिजुविनेटेड आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक। पिछले 1.5 साल में मैं एकदम कोहली वाला इंटरव्यू दे रहा हूँ जो उसने एशिया कप से पहले नहीं दिया था। मैंने ऐसा बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ 1 साल के बाद कि मैंने पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ छुआ नहीं मैंने, बिल्कुल सिर्फ रील्स पे काम करा। सो भाई इट्स गुड टू बी बैक एंड जब मैं पॉडकास्ट देख रहा था सोलो तुम्हारी, तो बीच में मेरा मन था कि भाई कुछ तो बोलूँ मैं इन चीज़ों पे, बट ठीक है भाई फाइनली बैक। और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? अब तुम रहोगे मतलब पूरे टाइम? हाँ ऑब्वियसली। तो अभी तक तुमने मतलब अभी तो तुम्हें पता ही है कि हम लोग वर्ल्ड कप वगैरह कवर कर रहे थे, आईपीएल कवर कर रहे थे, तो क्या थॉट्स हैं तुम्हारे चीजों को लेके? थोड़ा अपना पास्ट 1-2 महीने में तुम्हारा कैसा ट्रैक रहा है स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा शेयर करो। स्पेशली मैं ये बताऊँ, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी ये चीज़ बोली थी कि पिछले कुछ टाइम में क्योंकि मैं फुटबॉल से ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, स्टिल मैंने फुटबॉल बहुत कम देखा है, जबकि मेरी टीम अभी यूसीएल भी जीती है। एंड मैंने क्रिकेट ज़्यादा देखा है, स्पेशली बिकॉज फुटबॉल के मैचेस रात में आते हैं, तो रात का वही है, आप पढ़ लो या फिर आप मैचेस देख लो। एंड ये वाला जो टाइम था आईपीएल का टाइम का, यहाँ पे आप कॉलेज से वापस आ रहे होते तो मेट्रो में जो है वो आप देख सकते हो, नीचे खेलने जाते हो कभी उस टाइम पे 1-1.5 घंटे के लिए, तो आप उस टाइम पे देख सकते हो। तो क्रिकेट का स्पेसिफिकली लोग काफ़ी आइडिया था आईपीएल में क्या क्या चल रहा है। देन कमिंग इनटू T20 वर्ल्ड कप, स्क्वाड वर्ल्ड का जब वो आती है तो आपके दिमाग में चलता रहता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो फुटबॉल का मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा कम इस बार नोटिस करा, थोड़ा ज़्यादा कम ध्यान दिया, बट देन नाउ फाइनली आई एम बैक, सो आई विल ऑल्सो फोकस ऑन फुटबॉल नाउ। एंड जैसे जैसे यूरो पास आ रहा है, अब तो 1 हफ्ता ही बचा यूरो में, मतलब मोहित के आने से अब फुटबॉल का जो कंटेंट है वो दोबारा इन्फ्लक्स अच्छे से होता रहेगा। राइट, क्योंकि मैं खुद भी इतना कवर नहीं कर पा रहा था, बट नाउ दैट वी हैव मोहित, हम लोग कोपा और यूरोस दोनों अच्छे से कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट आज के पॉडकास्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, जब हम लोग यूरोस और कोपा की बात करना शुरू करने वाले हैं। अगले 1-1.5 महीने तक यही चलता रहेगा। एंड क्रिकेट के साइड पे ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। अभी तक जितना वर्ल्ड कप हुआ है, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, इससे कुछ घंटे पहले पाकिस्तान और यूएसए वाला मैच हुआ है। क्या थॉट्स है उसको लेकर? आई थिंक वर्ल्ड कप का अगेन जैसे सब लोग कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल हाइप फील नहीं हो रही। पहली बात तो इट डज नॉट इवन सीम लाइक कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। जो हुआ भी है वो अब सीधा 9 से पता चलेगा, जिसका प्रीव्यू हम करेंगे आज। 9 में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, एक बड़ा मैच होगा, तभी लगेगा कि भाई हाँ वर्ल्ड कप शायद स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट इस वीकेंड पे काफी सारे तगड़े मैचेस हो रहे हैं। सी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स, वो भी मतलब कहने को थोड़ा अंडररेटेड है, बट नेदरलैंड्स ऑफ लेट जीतते हुए आ रही है, तो अच्छा मैच है वो भी। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच होगा, वो भी इंप्रेसिव है। और एक बहुत अंडररेटेड राइवलरी श्रीलंका और बांग्लादेश। ओके, तो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। और सबसे घटिया बात पता है क्या है? कि सैटरडे को इन 5 में से 4 मैचेस हो रहे हैं एक ही टाइम पे, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग है। और संडे को स्पेशली सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान हो रहा है। तो हम लोग खुद भी अनफॉर्चुनेटली सारे कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू कवर 4 मैचेस। आई थिंक एक मैच जो सुबह 5 बजे शुरू होगा, बाकी जो बचे हुए 3 है वो वैसे एक 6 से, एक 8 बजे से, एक 10 बजे से, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट्स है। तो वी विल हैव टू प्रायोरिटाइज, एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के लिए 2 प्रीव्यूज बहुत स्पेशल निकाले। एक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करनी है, और एक इंडिया और पाकिस्तान की। एंड देन विल मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द यूरोज में क्या तुम जर्मनी नहीं, पोर्चुगल और फ्रांस का। हाँ, तो वो द टॉप टीम्स हैं भाई ऑफ कोर्स। तो वी स्टार्ट विद क्रिकेट टुडे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अपनी कंट्री खेल रही है, तो पहले उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आई विल स्टार्ट विद इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस गेम? बिकॉज दोनों ही बहुत ज्यादा आउटलैंडिश नहीं लग रही है अभी देखने में। आई थिंक वही है ना, अगर इंडिया और पाकिस्तान का ये हम लोग कंट्री की जो टेंशन्स हैं वो हटा दे, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी राइवलरी बहुत ही लाइक उसी लेवल पे है। एक आर्गुमेंट ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला भी इस वक्त बहुत ऊपर है, बेस्ट एग्जैक्टली। ये जो 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स मतलब पाकिस्तान नहीं है इसमें, पाकिस्तान का इंडिया में ही है, बट इंडिया इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी काफी अच्छी है इस टाइम पे। बट आई थिंक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस गेम, लास्ट मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि जैसे पैट कमिंस ही पानी पिला रहा था सबको आके। सो आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइजिंग साइड टू सी। बट डू यू थिंक ये इंडिया में हो सकता है? ऐसा बिल्कुल वही नहीं, चांस ही नहीं है। ये सब लोग यही क्रिटिसिज्म कर रहे थे।
बट वही है कि पैट कमिंस वापस आ ही जाएगा इस मैच के लिए एंड नहीं आई एम नॉट सो श्योर, मतलब ये करेंगे डिस्कस अभी, प्लेइंग 11 बनाएंगे। अच्छा ओके, आई एम नॉट सो श्योर कि वो खेलेगा। ओके बट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं काफी अच्छी हैं क्योंकि दोनों टीम्स काफी स्ट्रांग है, ऑब्वियसली ऑन फेवरेट्स हैं पेपर पे तो, एंड दोनों को ही हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा हुआ है कि भाई ये लोग काफी डीप तक जाएंगे ही जाएंगे, सो आई थिंक काफी अच्छा मैच होगा। तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ। ऑफकोर्स हम लोग 5 सेगमेंट्स रखने वाले हैं। सबसे पहले पिच और कंडीशंस की बात करेंगे, फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड आएगा दोनों के बीच का, फिर प्लेइंग 11 की बात होगी, फिर की बैटल्स की बात करेंगे, एंड लास्टली क्या प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस मैच से। तो फर्स्ट उसकी बात करते हैं पिच और कंडीशंस की। तुम्हें भी थोड़ा आइडिया नहीं होगा तो मैं सबको मतलब व्यूअर्स को भी एंड तुम्हें भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ पे ये मैच होने वाला है हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप रहा है स्कोर्स का, इन द सेंस कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 224 का है और लोएस्ट स्कोर 80 का रहा है। तो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ स्कोर्स हमें देखने को मिले स्टेडियम के अंदर। तो आप एज सच हिस्टोरिकल ट्रेंड पे जाओगे तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है फिर लो स्कोरिंग गेम होने वाला है। हर टाइप की पिच हमें देखने को मिली हुई है। हो भी वेस्ट इंडीज में रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस। अब पॉइंट क्या है, इवन इन दिस वर्ल्ड कप जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, ओमान वर्सेस नमीबिया वाला मैच हुआ था जो कि सुपर ओवर तक गया था, 109 रन बने थे उसके बाद, राइट, तो नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम। फिर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाला गेम भी यहीं पे हुआ था, बट उसमें स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में 90 रन बना दिए थे, तो वहां पर रन रेट बड़ी अच्छी लग रही थी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओमान से जीती है उसमें 164 रन बनाए। इट वाज अ आई वुड से एवरेज स्कोर, मतलब अगर हम लोग T20 के ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो हायर एंड पे भी नहीं और लोअर एंड पे भी नहीं है। तो हमने 3 मैचेस में 3 अलग अलग टाइप के स्कोर्स देख लिए, विच मीन्स कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई स्टिल बिलीव गोइंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम, मुझे ऐसा लगता है कि 160 to 180 के बीच का स्कोर टाइप की पिच हमें देखने को मिल सकती है। अगर हुआ तो भाई काफी अच्छा है, क्योंकि जब T20 हम लोग कह रहे थे कि लो स्कोरिंग चाहिए तो बाय लो स्कोरिंग आई मेंट 180 ओनली, मतलब वैसे टाइप की मैचेस देखने में मजा आता है। IPL के बाद 180 हो गया, 180 लो है, तो आई थिंक वही अच्छा लगेगा। एंड कीपिंग दिस इन माइंड आई थिंक टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए। वुड यू एग्री विद दैट? मोस्टली T20 में सब यही तो करते हैं, प्लस बारबेडोस वाले मैच में बारिश भी हो गई थी, क्या पता अगर यहाँ पे हो जाए तो। आई एम नॉट वेरी क्या कहते हैं श्योर अबाउट द वेदर रिपोर्ट देयर, बट रिगार्डलेस अगर बारिश नहीं भी होती है यू वुड वांट टू चेज इन अ हाई स्टॉक गेम। प्लस स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इंग्लैंड की बॉलिंग इज रिलेटिवली वीकर देन देयर बैटिंग, तो यू वुड वांट टू एक्सप्लॉइट दैट इन द सेकंड इनिंग्स, सो इट मेक्स सेंस टू बी चेजिंग फर्स्ट क्लियरली। अब सेकंड उस पर चलते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड पे, सेकंड सेगमेंट पे। इन लोगों ने 4 बार T20 वर्ल्ड कप्स में खेला एक दूसरे के साथ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। 2 बार इंग्लैंड जीती है, 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 बार नो रिजल्ट रहा है। ओके, तो काफी क्लोज है, मतलब वो एक नो रिजल्ट वाला ही गेम रहा है, वन नाइट कुड हैव बीन ऑलमोस्ट 50-50। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है T20 वर्ल्ड कप में वो है 148 रन बाय इंग्लैंड और 147 बाय ऑस्ट्रेलिया। ओ भाई, तो काफी कम है। हाँ, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ राइट, हिस्टोरिकली भी इतना कम स्कोर रहा है, कम क्या मतलब उस टाइम पे तो इतना कम भी नहीं था, राइट। क्या वुड यू थिंक दिस हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड कुड बी ब्रोकन इन दिस गेम बिटवीन दीज 2 टीम्स? जस्ट गोइंग बाय कि कितने ज्यादा अजीब टाइप के सिचुएशंस दिख रही है हम लोगों को इस वर्ल्ड कप में, बट वही बात है कि जो यूएस में जो ट्रेंड चला है उससे थोड़ा सा अलग है यहाँ पे वेस्ट इंडीज में। एज यू सेड कि 3 मैचेस हुए, तीनों में अलग अलग चीजें दिखी हैं, तो ये चीज तो पक्का है कि अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो शायद रन बना सकता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता बिल्कुल। तो अगेन 147 भाई देखने में तो ये लगता है कि ये चीज हो जानी चाहिए, बट वही बात है कि इट जस्ट मतलब उस दिन पे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई वुड से कि हो जाएगा, होना चाहिए। मैं भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये होना तो चाहिए यार, मतलब आई वुड बी अ बिट सरप्राइज अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जो ये 4 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, इनके बीच में ऑफकोर्स एक तो बारिश से हो गया था खराब, 3 जो बचे हुए मैचेस हैं तीनों मैचेस चेजिंग टीम ने जीते। ओके, इंग्लैंड 2 बार जीती है, एक बार, और सारे 1 साइडेड गेम्स हुए हैं, एक बार 8 विकेट से जीती है, एक बार 7 विकेट से जीती है, ऑस्ट्रेलिया भी जब जीती तो 8 विकेट से जीती है। तो बहुत ही 1 साइडेड गेम्स हुए हैं और चेस करते हुए हैं। सो इफ एट ऑल यू वांट टू टेक हिस्ट्री इनटू अकाउंट दैट आल्सो सेज कि टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। जस्ट ये पॉइंट था मेरा। ओवरऑल T20s में इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स एंड बायलैटरल सीरीज एज वेल 23 बार इनके बीच में मैचेस हुए हैं, 11 बार इंग्लैंड जीती है, 10 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 2 नो रिजल्ट्स थे, तो 11-10 वंस अगेन बहुत नेक टू नेक है, राइट। अभी तक ये सब देख के क्या लग रहा है अपर हैंड किसके पास है?
आई स्टिल थिंक इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बहुत छोटा सा ब्रांड है इंग्लैंड के पास हिस्टोरिकली, बट आई डोंट थिंक कि स्पेसिफिकली हमें ये चीज़ बोलनी भी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप्स है आगे। आई नो कि इंग्लैंड ने लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस वही हैं इस टाइम पे, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इट इज़ दैट राइवलरी, एंड वही पॉइंट है कि ऑन दैट डे जो बेटर होगा वो टीम ही जीतेगी। तो हम स्पेसिफिकली वी कांट जस्ट से कि नहीं इंग्लैंड बेटर है इस टाइम पे या ऑस्ट्रेलिया बेटर है, दोनों टीम्स ही बहुत ताबड़तोड़ हैं इस टाइम पे। So, ये मतलब बहुत मुश्किल ब्रेड करना भी, लेकिन वील ट्राई टू कंक्लूड एज वी गो फॉरवर्ड। अब आते हैं प्लेइंग 11s पे, ठीक है? तुम बताना तुम्हें कोई प्लेयर अगर और चाहिए हो तो। मैंने जो ऑफकोर्स इन दोनों टीम्स ने अपने फर्स्ट गेम में प्लेइंग 11 बनाई है, इट वाज मोर और लेस एज प्रेडिक्टेड, जो कि हमने प्रीव्यू में कवर किया था। स्टिल एक दो चॉइसेस ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंजेस करेंगे तो बेटर रहेगी। यू प्रेडिक्टेड कि पैट कमिंस नहीं होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो एक दो चेंजेस ऐसे हैं, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक दो चेंजेस से मेरे ओपिनियन में टीम बेटर हो जाएगी। अब वो क्या है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है? सॉल्ट, बटलर, ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। ऑफ कोर्स केकेआर की तरफ से सॉल्ट ने जैसा खेला है, बटलर तो इससे बड़ा प्लेयर अभी कौन है, तो ये दोनों तो खेलेंगे। विल जैक्स आरसीबी से जैसा खेला था, मेक सेंस की नंबर 3 पे होगा। अब इन लोगों ने बेस्ट शो रखा हुआ था। बेस्ट शो मुझे रखने का कोई सेंस नहीं लगता। जैसा उसने पूरे सीजन में खेला, उसने सिर्फ वो एक इनिंग अच्छी खेली जब वो शुभमन गिल की स्ट्रेचिंग कर रहा था, राइट? एंड इनफैक्ट वो भी क्या ही थी, मेन इनिंग्स वाज जब उसने केकेआर के अगेंस्ट 100 मारी थी, जब वो 260 समथिंग चेज कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने पूरे सीजन में कुछ खास नहीं करा, राइट? अपार्ट फ्रॉम चर्पिंग। सो डू यू थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट और द ट्रस्ट दैट हैज बीन शोन? क्योंकि वैसे भी वो आइडियली ही इज अ T20 ओपनर। नंबर 4 पे तुम बैटिंग करके ना तो उसका बेस्ट निकाल पा रहे हो, ना ही वो टीम को बेस्ट सर्व कर पा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? डू दे हैव अ बेटर ऑप्शन? मेरे ओपिनियन में आई हैव आल्सो सेड दिस इन द प्रीव्यू, जो हमने बात की थी पहले, मोइन अली को, जो कि अभी नंबर 7-8 पे बैटिंग करेगा, वो ऊपर, वो नंबर 4 पे आना चाहिए। एंड देयर इज लॉजिक बिहाइंड दिस। नंबर 1 CSK की तरफ से भी देख लो, उसका बेस्ट पता कब निकल के आता है, जब वो ऊपर बैटिंग कर रहा होता है, एंड ही हैज द फ्रीडम टू जस्ट टॉयल आउट। नीचे आता है ना, तो ही इज नॉट एग्जैक्टली अ प्लेयर जो कि नीचे आती है एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकता है आपको, नोइंग कि वो नीडेड है। अगर उसको जरूरत नहीं है ना वो चीज़ करने की, जब वो प्रेशर नहीं है, तब वो चीज़ वो अच्छे से कर पाता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक वो लेफ्टी हो जाएगा जो कि मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, वरना पूरी टीम में कोई लेफ्टी है ही नहीं। इनफैक्ट दिस इज द सेम ट्रेंड विद ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। इंडिया ने चीज़ बड़ी अच्छे से टैकल करी ऋषभ पंत को ऊपर डाल के, दुबे को खिलाकर, एंड उसकी बात अभी करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। आई थिंक मोइन अली को नंबर 4 पे यूज करेंगे तो मोइन अली का बेटर निकल के आएगा। दे आर अंडर यूटिलाइजिंग हिम एट नंबर 7। तो एक बंदा जो कि अच्छा खेल सकता है बट उसको यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, एज अपोज टू समवन जो कि अच्छा खेल नहीं रहा ऑफ लेट लेकिन फिर भी उसको रखना चाहते हो, आई वुड हैव माई बेट ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। एंड देन मोइन अली की जगह भी ऑलराउंडर आएगा एक। यस, वही ना। तो अब हम लोग मान लो मेरे हिसाब से मोइन अली नंबर 4 पे होना चाहिए। फिर हैरी ब्रूक आएंगे, वो डेफिनेटली वो रहने वाला है वहाँ पे। फिर लिविंगस्टोन आ जाएगा, वो भी सेम पहले भी था। अब नंबर 7 पे मैं सैम करन लेके आना चाहता हूँ। ओके, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, नीचे एक और लेफ्ट हैंडर जो कि, एंड लेफ्ट हैंडर्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि यार क्या हमें ज़्यादा सोचना भी चाहिए। मेरा रिप्लाई वही था यार कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इसके वो नहीं हूँ कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। आई हैव कम टू रियलाइज दो, स्पेशली फ्रॉम दिस IPL ऑनवर्ड्स, कि सारे एक्सपर्ट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस बात को लेकर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होना चाहिए। हाँ, ओके। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक ने तो अभी स्टेटमेंट दी थी रिटायरमेंट होने के बाद कि यू वांट टू हैव एटलीस्ट 55 to 60% ऑफ द गेम जब बैटिंग कर रहे हो, जहाँ पे क्रीज के ऊपर एक लेफ्ट हैंडर हो और एक राइट हैंडर हो। तो अगर वो खुद कह रहा है ऐसी बातें, तो आई थिंक सारे ही थिंक टैंक सारी कंट्रीज का दे हैव शोन अ ट्रेंड। तो मैं सिर्फ उस सेंटिमेंट को एको करते हुए प्लेइंग 11 बनाना चाह रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन यहाँ पे होगा। ही इज नॉट ओनली एडिंग मोर बैटिंग डेप्थ बट एक बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग ऑलरेडी थोड़ी वीक है। इसका एक और फायदा पता है क्या है, सैम करन अगर अंदर आ जाएगा तो क्रिस जॉर्डन को नहीं खेलना पड़ेगा, जो कि वो तो पिटाई खाता है। सो सैम करन देयर। नंबर 8 पे आर्चर होंगे हमारे, नंबर 9 पे आदिल रशीद। ये बैटिंग एक्सटेंड होते जा रही है यहाँ पे। फिर मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन की जगह मैं रीस टॉपली लेके आना चाहता हूँ। ओके, लेफ्ट आर्म पेसर, अनदर गुड ऑप्शन, जो कि एक प्रॉपर बॉलर है एज अपोज टू क्रिस जॉर्डन जो कि वो स्कॉटलैंड वाले मैच भी पिटाई था। तो मेरे हिसाब से तो ये लाइनअप होनी चाहिए। और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, अब आपके पास 8 बॉलर्स हैं, बटलर, सॉल्ट और ब्रुक, इनको छोड़ के सब बॉलिंग करेंगे, प्लस ऑलमोस्ट 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं टिल आदिल रशीद। क्रेजी ड्राफ्ट है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या लोगे।
जॉर्डन और बेस्टो बेसिकली 2 चेंजेस होने वाले हैं टू सम अप, एंड इसकी जगह पे सैम करन एंड रीस टॉपली दोनों लेफ्ट हैंडर्स आने वाले हैं। मोइन अली ऊपर आ जाएगा, मोइन अली ऊपर आ जाएगा। एंड ये मैं वैसे भी कहूँ ना, तुम ऑन पेपर भी देख लो, क्या बेस्टो के जाने से सैम करन ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है टीम में? यस, लेके आ रहा है इस वक्त। क्या क्रिस जॉर्डन के जाने से रीस टॉपली ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है टीम में? यस, इस वक्त ला रहा है। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट को तुम लगाओगे, दे आर ब्रिंगिंग इन मोर नेट पॉजिटिव टू द टीम। प्लस कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, ना बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही, ना बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स का बेटर ही निकल के आएगा, राइट, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये लाइनअप बहुत सेंस बनाती है, बट आई एम श्योर कि शायद इंग्लैंड ये सब नहीं करने वाली, क्योंकि एक मैच के बाद, मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि पहले 2-3 मैच तक हम जज कर नहीं सकते किसी टीम को। फेयर, मतलब अभी क्यों चेंज करोगे? जो अभी हम लोग कोहली के लिए कह रहे थे कि उसको मत बोलो, सेम आई थिंक वही है ना, कि जो लोग जो फर्स्ट लाइनअप उतारा जाता है, आई थिंक कुछ सोच समझ के उतारते हैं, उसको डोंट एक्सपेरिमेंट। हाँ, दे वुड वांट टू स्टिक विद द प्लान, सो दैट आल्सो मेक्स सेंस वैसे। बट अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भी तुम बताना, यू वुड बी इवन बेटर वर्स्ड विद दिस वन। वार्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिचेल मार्श बीइंग द कैप्टन नंबर 3 पे आएगा। मैक्सवेल नंबर 4 पे इन्हें खिलाया, तो दैट्स ग्रेट। अगर स्टॉइनिस नीचे बैटिंग करके खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, इनके सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं। तो अगर मैक्सवेल और स्टॉइनिस नंबर 4 नंबर 5 पे खुश हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है ये तो। उसके बाद इन लोगों ने टिम डेविड खिलाया हुआ था और मैथ्यू वेड खिलाया हुआ था। अब मैंने ओरिजिनली अपने लाइनअप में टिम डेविड की जगह कैमरून ग्रीन रखा था। ओके, अब वो क्यों अभी मैं बताता हूँ। फिर इन लोगों ने स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा, ये भी मेरे सेम थे लाइनअप में ओरिजिनली, एंड चौथा जो बॉलर है वो नेथन एलिस था इन प्लेस ऑफ पैट कमिंस। अब मेरे हिसाब से आइडियली जो लाइनअप होनी चाहिए, आई वुड डेफिनेटली बी फोर्स्ड टू हैव पैट कमिंस ओवर नेथन एलिस। व्हाई? क्योंकि नेथन एलिस अगर बैटिंग खेल रहा तो बैटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता, विच मीन्स मिचेल स्टार्क को नंबर 8 पे खेलना पड़ेगा आफ्टर मैथ्यू वेड। And Mitchell Stark is not the ideal number 8. He is a very good number 9. कि मतलब वो 8 बैटिंग ऑप्शन है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन बोनस रन्स दे सकता है, बोनस, जैसे आदिल रशीद हो। बट अगर वो नंबर 8 पे आ जाए तो उस कैलिबर का भी नहीं है। एंड हर टीम, अभी अक्षर पटेल इंडिया के लिए नंबर 8 पे खेल रहा है, इंडिया में भी तो दिमाग आ गया भाई। अब आई थिंक दे वुड बी मिसिंग आउट अ ट्रिक, जो बड़े मैचेस में, जो लो स्कोरिंग मैचेस में जब जरूरत पड़ेगी। Plus the fact is Pat Cummins is a much improved T20 bowler right now. Ideally जैसा वो बॉलर है T20 फॉर्मेट का, वो नहीं खेलता, बट इस वक्त जैसा है, why would you not want to have him in the team given the fact कि वो बैटिंग से कितनी वैल्यू लेके आ रहा है। We saw that IPL में भी बॉलिंग में भी काफी अच्छी करी है उसने। अब कैच यहाँ पे क्या है, नेथन एलिस ने परफॉर्म भी कर दिया, तो किस मुंह से निकालोगे? तो इसीलिए मैंने लाइनअप वही बताई है जो कि ऑस्ट्रेलिया रखेगी, क्योंकि जो लोग खेल रहे उन्होंने परफॉर्म कर दिया काइंड ऑफ। इवन टिम डेविड ने 4-5 बॉलें खेली थी, 9-10 रन बना दिए थे, फिर रन आउट हो गया था, बट ही वॉज काइंड ऑफ ऑन ट्रैक टू डू हिज जॉब। क्या कैमरून ग्रीन आ सकता है टिम डेविड की जगह? हाँ, बट उसको नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, पर वो बॉलिंग भी कर सकता है। अब टिम डेविड का निकलना फॉर कैमरून ग्रीन उतना लाइकली पता क्यों नहीं है, बिकॉज उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में ऑलरेडी फिर भी 7 बॉलर्स हैं, जो कि 4 के 4 ओवर डाल सकते हैं। मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, स्टॉइनिस है, स्टार्क, एलिस, हेजलवुड, जैम्पा, ये सब तो हैं। तो मतलब पार्ट टाइमर्स भी 2-3 ओवर आराम से दे सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे टिम डेविड अगर ना भी हटे और कैमरून ग्रीन ना भी आए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, बट कमिंस के आने से आई थिंक ज्यादा फर्क पड़ सकता है टीम पे। वुड इट हैपन? आई डोंट थिंक सो दो। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग तो ये है ही, एंड आई थिंक जो फर्स्ट मैच में आई एम क्वाइट सरप्राइज कि तुमने बोला कि कमिंस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वीडियो नहीं बनाई थी इस चीज़ पे, बट ऑल ओवर मैंने जितना भी ट्रेंड देखा एंड जितने भी लोगों को सुना है इस बारे में कहते हुए, एवरीबडी वाज लाइक कि ओमान के अगेंस्ट मैच था इसलिए मे बी रेस्ट करा दिया, नेक्स्ट मैच से ये प्रॉब्ली बी बैक इन द, हाँ है नहीं एक्चुअली में सेंस, बट दिस वाज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट पीपल कुड गिव कि कमिंस को क्यों निकाला गया। ऐसा नहीं है। ओके, ये मैंने प्रीव्यू में भी कवर किया था, जब हमने सारी टीम्स का स्क्वाड एनालिसिस करा था, तब मैंने पॉइंट कवर किया था कि ऑस्ट्रेलिया के खुद के कई सारे एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स लाइक माइकल क्लार्क, ये सब लोग कह रहे हैं कि एरन फिंच की नेथन एलिस को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बातें और डिस्कशंस ऑस्ट्रेलिया में पहले से चल रहा था। तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज टू मी कि पैट कमिंस नहीं खेला है। आई जस्ट फील इन माई ओपिनियन ही ब्रिंग्स मोर नेट वैल्यू टू द टीम राइट नाउ, विच इज वाई आई वुड पर्सनली स्टार्ट हिम। बट किस मुंह से हम नेथन एलिस को निकाले, बिकॉज वो बंदे ने परफॉर्म कर दिया ही है ना, राइट। तो ये बस एक इशू आ जाता है यहाँ पे। एंड मैक्सवेल का मैं कहूँगा यहाँ पे, देखो ट्रेविस हेड और मैक्सवेल हैव बीन पैथेटिक रिसेंटली। आईपीएल के लास्ट से कुछ मैचेस ले लो और ये वर्ल्ड कप का पहला मैच भी ले लो, मैक्सवेल फिर से 0 पे आउट हुआ है, राइट। क्या ये दोनों इररिप्लेसेबल है इन योर ओपिनियन?
टीम से, क्योंकि कैमरन ग्रीन ओपनिंग भी कर सकता है ट्रैविस हेड ना चले तो, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा वार्नर के साथ. आई थिंक इररिप्लेसेबल वाला पॉइंट नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि समवन हु हैज डिलीवर्ड फॉर यू, स्पेशली अभी पिछले वर्ल्ड कप में तो पागल ही वो फाइनल में जो इनिंग्स खेली है. देन इस टाइम पे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है आईपीएल, उसमें अगर एक बंदा इतना अच्छा खेल के आ रहा है, ट्रैविस हेड प्रोबब्ली वाज द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पूरे उसमें. तो और जैसे कि वेरी बैड इन द प्लेऑफ्स में, हाँ वो लास्ट के 2 मैचेस में तो 0-0 पे जो हुआ है केकेआर के अगेंस्ट जो हुआ था. आई जस्ट स्टिल थिंक कि अभी वही 2 मैचेस के बेसिस पे अगर हम लोग, और ये अभी ओमान वाले मैच के बेसिस पे अगर हम डायरेक्टली उसे बाहर ही निकाल देंगे डायरेक्टली, तो इट वुड फील लाइक कि थोड़ा ज्यादा रिएक्शनरी होगी वो चीज. प्लस इट इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन वे टू डू. मतलब मुझे लगता नहीं कि ये लोग 2-3 प्लेयर अच्छे नहीं चल रहे तो उनको निकाल ही देंगे. ओके. मतलब ट्रैविस हेड के लिए तक क्रिटिसिज्म आया था जब 2023 का वर्ल्ड कप था कि वो बंदा आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, आपने फिर भी उसको स्क्वाड में रखा हुआ है, आप एक स्लॉट वेस्ट करो. मुझे याद है हमने खुद डिस्कशन किया, राइट, बट इट पेड ऑफ फाइनल में आके अल्टीमेटली. एंड मैक्सवेल के साथ भी एक्सपेक्ट करते हो. प्लस मैक्सवेल के साथ मुझे लगता है फिर भी बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर मैक्सवेल नहीं खेलेगा तो टीम में सिर्फ एक स्पिनर रह जाएगा, एडम जाम्पा, और कोई स्पिनर होगा ही नहीं, तो उसको मजबूरन खेलना ही पड़ेगा इवन इफ इट इज एज अ बॉलर. तो ये तो स्ट्रेटेजिक पार्ट हो गया इनका. अब कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. ठीक है, सेकंड लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं. तुम बताओ तुम्हें कोई और लग रहा है कोई प्लेयर तुम चाहते हो तो. सबसे पहले मेनली होने वाला ट्रैविस हेड वर्सेस जोफ्रा आर्चर. ओके. जोफ्रा आर्चर इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, हिट द डेक टाइप का बंदा, एक्सप्रेस पेस, जो कि ट्रैविस हेड को ट्रबल कर सकता है. प्लस इफ यू नोटिस, ट्रैविस हेड अगर जल्दी आउट होता है, he is the guy who is responsible for the explosive starts. वार्नर अभी भी थोड़ा टाइम लेके खेल रहा है आजकल. तो अगर ट्रैविस हेड चल गया तो ऑस्ट्रेलिया दे आर टेकिंग ऑफ ऑन अ फ्लायर. अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो बाकी पे प्रेशर बहुत आने वाला है. आई थिंक जोफ्रा आर्चर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हिम हेड ऑन. Okay. Would you agree with that? आई थिंक स्पेसिफिकली लास्ट मैच में भी जैसे ट्रैविस हेड जल्दी आउट हो गया, एंड वी सॉ कि डेविड वार्नर ने कुछ 50 बॉलों में 56 समथिंग रन मारे. और ये ट्रेंड है पता है हर बड़ी टीम में. रोहित शर्मा ने तो चलो एक्सेप्शन क्रिएट करा, बट क्योंकि आयरलैंड थी, बट वैसे कहने को तो आयरलैंड इज बेटर देन ओमान, एंड दैट पिच वाज आल्सो मोर डिफिकल्ट. भाई रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, बट बाबर आजम ने भी यूएसए के अगेंस्ट सेम करा है. डेविड वार्नर ने सेम चीज करी है. आई रिमेंबर, आई एम प्रॉब्ली फॉरगेटिंग, एक और ऐसा मैच था जहां पे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाला मैच, कुशल मेंडिस वाज देयर मेन गाय. 10 ओवर टिका, 30 बॉल पे 19 रन बनाए थे उसने. साउथ अफ्रीका के लिए इनिशियली क्विंटन डिकॉक लंबा टिका था, उसके भी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 के आसपास की थी. सो ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम से एक मेन बैट्समैन ने उसी स्ट्राइक रेट से खेला है. वो इंडिया में नहीं खेला, बिकॉज अब इंडिया के भाई ना, इंडिया फाइनल से पहले बहुत तकलीफ होती है. सो इट इज नॉट अ सरप्राइज, बट आई थिंक ट्रैविस हेड वन सेकंड उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सप्लॉइट करने की. नेक्स्ट वन इज ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस आदिल रशीद. आदिल रशीद बीइंग अ लेग स्पिनर, T20 का नंबर 1 रैंक स्पिनर है इस वक्त, एंड मैक्सवेल जितना आउट ऑफ फॉर्म है, ही लाइक्स टू टेक ऑन द स्पिनर्स. अगर यहाँ पे आदिल रशीद आउट फॉक्सेस हिम, 1 सेकंड मिडिल ऑर्डर पूरा एक्सपोज्ड है, फिर स्टॉइनिस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मारने के लिए. राइट. आई थिंक दिस कुड आल्सो बी वेरी क्रूशियल. एंड ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से लास्ट बैटल होगा स्टॉइनिस, जो कि बहुत फॉर्म में है अभी, वर्सेस मार्क वुड. स्टॉइनिस नहीं मारे थे ना अभी रन पिछले मैच में, और 3 विकेट भी लिए थे, एंड उसका एलएसजी से भी अच्छा फॉर्म था पूरा आईपीएल में. मार्क वुड के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट देम टू गो हेड ऑन हेड इन द मिडिल फेज एंड द लास्ट 5 ओवर्स. अगर स्टॉइनिस सब तक टिकता है तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये दोनों अगर हेड टू हेड जाते हैं, मार्क वुड अगर इसको टैकल कर पाता है कि नहीं कर पाता. बिकॉज टिम डेविड फॉर्म में नहीं है, मैथ्यू वेड बहुत टाइम से खेला नहीं है, तो अगर स्टॉइनिस को आपने आउट कर दिया, डायरेक्टली एक रिस्क पे रहती है ऑस्ट्रेलिया एक लो टोटल क्रिएट करने का. प्लस इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए पैट कमिंस भी नहीं होगा नंबर 8 पे. नाउ यू सी व्हाई पैट कमिंस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लेइंग 11. इंग्लैंड के बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, क्यों? क्या तुम्हें हिट कर रहा है क्यों? सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, क्या उसे पता है कि कैसे दोनों खेलेगा? हाँ, वही तभी ना, वही एग्जैक्टली भाई, मतलब केकेआर से पूरे टाइम नेट्स में एक दूसरे के साथ खेले. वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि कौन क्या ट्रिक्स लेके आता है अप देयर स्लीव्स. मैं ये जरूर कहूंगा, आई थिंक राइट नाउ आई वुड गिव द अपर हैंड टू स्टार्क जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ अनप्लेबल ही हैज बीन ऑफ लेट. बट फिल सॉल्ट को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते, राइट. मतलब आई थिंक बटलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्ट को देगा कि तू न्यूट्रलाइज कर स्टार्क को, मैं दूसरे एंड से देखता हूँ, ऐसा हो सकता है. देन जॉस बटलर वर्सेस नेथन एलिस, ओके, ओपनिंग फ्रॉम द अदर एंड. आई थिंक ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं इंग्लैंड के लिए, फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर. हाँ, जो ओपनर्स हैं दोनों. उसके बाद हैरी ब्रूक हैज बीन आउट ऑफ टच, बेस्ट तो पता नहीं कैसे फॉर्म में है. विल जैक्स कुड बी दैट वन गाय फॉर श्योर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भाई मोइन अली हैज बीन आउट ऑफ टच, लिविंगस्टोन हैज बीन आउट ऑफ टच. तो यू विल सी हाउ जो सारे इन्फॉर्म बैटर्स हैं वो ऊपर ही हैं इंग्लैंड के, और इन्हीं के अगेंस्ट की बैटल्स बनेंगे सारे. द लास्ट की बैटल, बिकॉज बेस्टो विल मोस्ट लाइकली प्ले,
I'm interested to see Bairstow versus Hazelwood. Okay. How does this pan out? Does Hazelwood humiliate Bairstow or not? This could be a direct key matchup going head to head in the middle phase of the game. तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इसके लिए. Coming to the last segment, which is the predictions. क्या लग रहा है? आई थिंक अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगा एंड मे बी इट विल साउंड अ बिट शॉकिंग बट आई थिंक शायद इंग्लैंड जीत जाएगी ये मैच. जस्ट गोइंग प्योर लाइक मतलब से एकदम प्योर फीलिंग के बेसिस पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक इस टाइम पे कुछ बोल सकते कि कौन सी टीम बेटर है कौन सी गंदी है. बट एज यू सेड कि आई थिंक ऑन पेपर इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है अगर वही बात है कि अगर ऊपर वाले प्लेयर्स चले गए वो 3 ऊपर के उसके बाद इट डज साउंड अ बिट कंसर्निंग क्योंकि नीचे कोई फॉर्म में है ही बट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेम है एग्जैक्टली. आई वुड स्टिल से कि मे बी इंग्लैंड जीत जाए एंड इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस क्योंकि भाई ग्रुप गेम्स में अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई तो इट डज नॉट मैटर. वो एंड में आके अपना हिसाब चुट्टा करेंगे. मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज द एज. ओके. आई थिंक द ओनली वे इंग्लैंड एक्चुअली बीट्स ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट लाइकली वे इज कि पहली बात तो ये लोग टॉस जीत जाए और चेस कर रहे हो और जब चेस कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को जो कि आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी हद तक उसको जल्दी से रैटल कर दें. बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव अगर इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है विच मीन्स कि दे आर बैटिंग फर्स्ट तब बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आई जस्ट फील कि ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ आर इन अ बेटर स्ट्राइड. मोर प्लेयर्स करेंटली आर इन फॉर्म एंड फॉर्म मतलब वर्ल्ड कप फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि एज थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के पास है बट हाँ दिस कुड गो एनीवे. मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के लिए हम लोग कहते हैं ना कि पास फॉर्म मैटर नहीं करता ऐसे बड़े हाई ऑक्टेन गेम्स में वो फिर इन द मोमेंट वाली बात आ जाती है. सेम अप्लाइज टू इंग्लैंड. हाँ डेफिनेटली. सो लेट्स सी दोनों ने एक टीम पकड़ी है. वील डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन जीतेगा. कमिंग टू इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे तो हम लोग शायद सेम टीम भी ऑब्वियसली भाई. तो यहाँ पे अब इसको प्रीव्यू करते हैं. ऑफ कोर्स वील हैव द 5 सेगमेंट्स वंस अगेन. What are your thoughts coming into this game? I want you to also elaborate a bit on the USA game that has just happened. हाँ right. क्योंकि इंडिया का recent form, like it or not, has been actually very good. वो लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि यार वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है लेकिन बायलैटरल्स में वी हैव बीन गुड. यार मैं क्या करूँ अगर है तो अच्छा है. हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने आई थिंक साउथ अफ्रीका को भी हराया था. तो हम लोग बहुत ही अच्छी स्ट्रीक पे आ रहे T20 फॉर्मेट में. नंबर 1 T20 रैंक टीम है. पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आ रही है. दे इवन लॉस्ट टू द टीम्स लाइक आयरलैंड जिसको अभी भी इंडिया ने धोया है. प्लस अभी यूएसए से हारे सुपर ओवर में अभी जस्ट बिफोर वी आर शूटिंग. व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग सो रॉन्ग विद देम? अभी क्या फॉर्म चल रहा है उनका? क्या तुम्हें खराब लगा देख के? आई थिंक स्पेसिफिकली मैं कुछ चीजें बात करूं तो इट जस्ट सीम्स लाइक कि प्लेयर्स स्विच्ड ऑन है नहीं इस टाइम पे. एंड वही बात है ना कि वो चीज़ कैप्टन से स्टार्ट होती है, बाबर आजम से स्टार्ट होती है एंड वो नीचे तक जाती है. अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो इस मैच में भी यूएस वाले मैचेस में देयर वर वो जो टिपिकल पाकिस्तानी टीम के जो मोमेंट्स होते हैं कि स्लिप पे खड़े हैं तो दोनों आसपास देखते रहेगा और बीच में से कैच निकल रहा है. वो फोटो है भाई. वो क्या कर रहे हो भाई देख के? मतलब दिख नहीं रहा क्या बॉल आ रही है? कोई तो ट्राई करो चीज पे. दोनों ये सोचते हैं कि ये ट्राई करेगा ये ट्राई करेगा. सो जो टिपिकल मोमेंट्स होते हैं सालों से चलते ही आ रही है वो चीज. एंड फिर अभी सुपर ओवर में जो ह्यूमिलिएशन हुआ है प्रॉपर, मतलब यूएस ने एक बाउंड्री मारी है और उसके बाद भी अब एक ओवर में 18 रन कैसे खा गए? मतलब वो पॉसिबल कैसे है वो चीज? उसमें उसने वो शादाब ने वाइट डालता चला गया वो. तो ये तो प्रॉपर जो क्लच मोमेंट्स है उसमें फिर आप वो क्या कहते हैं उसे क्रम्बल कर जाना, बॉटल कर देना. टिपिकल वो चीज है. आइलैंड से हारे आप. अभी यूएस में आते हो, यूएस में हार गए भाई. यूएस से कैसे हार सकते हो यहाँ पे? ऑन अ साइड नोट इट इज एक्चुअली ग्रेट फॉर यूएसए. वर्ल्ड कप के लिए तो गजब चीज है एंड फॉर यूएसए एज अ होस्टिंग नेशन की क्रिकेट की हाइप बनेगी इस बात से. आई एम श्योर इंडिया पाकिस्तान से पहले कुछ हाइप मिलेगी. तो अगर होस्टिंग नेशन किसी बड़े नेशन को हरा रहा है, स्पेशली यूएसए एंड पाकिस्तान, मतलब बहुत बड़ा नैरेटिव बनेगा वहाँ पे. सो आई थिंक considering that Pakistan has clearly been in horrendous form. हाँ, definitely. In saying that, जो अभी मैंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा कि ऐसी rivalries में ना it matters on that day कौन switched on है. Past form genuinely does not really hold that great of a regard. वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा पाकिस्तान टीम के लिए कि कोई नहीं, हम लोग रिसेंटली अच्छे फॉर्म में नहीं है बट ऑन अ डे इफ वी कैन टर्न अप तो हम इंडिया को हरा सकते हैं. That could be a positive outlook to look at for the Pakistan team, but we cannot deny that coming into this game, India are the clear favorites. हाँ, obviously. Keeping that in mind, now let's discuss the first segment, which is the pitch. देखो ये न्यूयॉर्क में होने वाला है फिर से, जहाँ की पिच काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है अभी तक. तुमने मेरा सोलो पॉडकास्ट अभी देखा था जब मैंने पिच को थोड़ा ब्रेक डाउन करा था? नहीं. वैसे हमने लाइव स्ट्रीम में भी तो कवर करा था ये,
What is your opinion on the pitch? I think pitch का मैंने कहा था ना कि it is not as bad as people are making it look like. नहीं, I get that point कि क्यों तुमने वो चीज़ कही थी, but I think जो लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि ICC ने अभी एक स्टेटमेंट निकाली है कहते हुए कि वे एक्नॉलेज क्या क्या चीज़ हुई है पिच पे, एंड मे बी जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे जो एक्सपेक्टेड चीज़ थी जैसे पैन आउट करेगी वैसे नहीं करी है पिच, एंड दे विल डू समथिंग अबाउट इट, ये चीज़ उन्होंने बोली है. कमिंग अप जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, द बिगेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब एटलीस्ट बाकी सबकी नज़रों में तो है ही. आई डू थिंक कुछ ना कुछ तो ये लोग चेंज करेंगे. इट वोंट बी लाइक कि जैसी पिच अभी हमें देखने को मिली है, तो कुछ ना कुछ चेंज तो पक्का होगा इस बार, विच विल इंश्योर कि बैटिंग थोड़ी ज्यादा इजी हो कंपैरेटिवली. हमने ये वर्ल्ड कप से पहले पूरा बिल्डअप करा था कैसे देयर वर लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट जो कि कह रहे थे कि स्लो विकेट्स होंगी, वैसी होंगी, जब तक विकेट्स बनी नहीं थी यूएसए में. लोगों ने पता नहीं कहाँ से सोच लिया था. एंड नाउ दैट आईसीसी खुद भी ये बात कह रही है, इट जस्ट गोज ऑन टू फर्दर प्रूव व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि why would ICC not want to have high scoring games in a new country जिसको वो explore करना चाहते हैं, a country as important as USA, right, pop culture के हिसाब से. So I think ICC clearly, मतलब जो उनका plan था, it has misfired. They were not expecting this to happen, which is why मैंने ये नोट ही बना रखा था before you said this कि I won't be surprised अगर जिस पिच पे खेला जा रहा है वो पिच चेंज हो जाए तो. बॉक्स में कई सारी पिचेस होती है ना बीच में, you could see a new pitch being tested. बस एक रिस्क यहाँ पे ये है कि नई पिचेस अभी करंट पिच जो न्यूयॉर्क वाली जो है जिसपे इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा है, उस पर भी मेन बात क्या है, इट विल नॉट रिमेन एज क्या कहते हैं थ्रेटनिंग टू द बैट्समैन एज इट इज राइट नाउ, बिकॉज जैसे 5-6 गेम हो जाएंगे द पिच विल बिगिन टू सेटल डाउन, फिर इट विल बिकम मोर इवन. अब नई पिच वन सेकंड इट वुड बी अ फ्रेश पिच, तो क्या उस पर भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है कि बिकॉज ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं तो द पिच इज़ नॉट दैट सेटल डाउन राइट नाउ, विच मीन्स कि भी फ्रेश पिच है, घास अभी उसके ऊपर जिंदा है, ग्रीन ग्रास है थोड़ी बहुत, कैरी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाउंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये एक रिस्क रहेगा. आई स्टिल थिंक इट इज़ वर्थ रिस्किंग बिकॉज मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर समथिंग अराउंड 150 वाला गेम मिलता है मैं देखने को. ओके, आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग कि 200 वाला गेम देखने को मिलेगा. गोइंग बाय द पिचेस इंडिया बना सकती है 200, बट गोइंग बाय द पिचेस मुझे लगता नहीं कि 200 विकेट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कितना ही इंप्रूवमेंट कर लोगे तुम, एट द एंड ऑफ द डे सेम बॉक्स पे एग्जिस्ट करती हैं सारी पिचेस, तो तुम कितना ही मतलब हैवी रोलर और चला दोगे तुम, रोलर जितना हैवी होगा उतनी पार्टा विकेट होती जाती है, और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो घास को थोड़ा मार दोगे, जिंदा घास को मार दोगे और क्या करोगे, राइट. सो बहुत ज़्यादा फर्क तो मुझे नहीं लगता, बट आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 150, विच इज वन सेकंड कई लोग को सुनने में लग रहा होगा जहाँ पे 80-90 रन बन रहे हैं वहाँ पे 150 रन बन रहे तो अच्छा है, ट्रीट है. नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये एक्चुअली में तुम लोग को ऐसा लग रहा है बिकॉज द टीम्स दैट हैव प्लेड ऑन द विकेट हैव मेड इट लुक मच वर्स देन व्हाट इट एक्चुअली हैज बीन. मैंने कैलकुलेट करके बताया था लास्ट टाइम, इंडिया ने आयरलैंड के अगेंस्ट 39 रन मारे थे पावर प्ले में, राउंड ऑफ के लिए 40 ले लो, उसके बाद से हर ओवर में 10 रन पर होकर रन रेट्स ऑलमोस्ट खेले वो लोग, तो 14 ओवर बचे थे, 6 माइनस कर दो तो अगर 10 रन पर ओवर मारेंगे तो 140 होंगे, प्लस 40 180 हो गया. दैट इज ऑल्सो अज्यूमिंग कि डेथ ओवर्स में ये लोग एक्सेलरेट नहीं करेंगे, जो कि हमेशा होता है क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट गिरा हुआ था, 1 या 2 विकेट गिरे हुए थे. सो आई थिंक वन सेकेंड अगर तुम उस कैलकुलेशन से भी चलोगे तो इवन ऑन दिस विकेट इफ यू नो हाउ टू बैट यू विल एंड अप स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स. ओके, अ लॉट मतलब कि नॉट 240, मोर देन 150 एटलीस्ट. बट ऑफकोर्स क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इज स्टिल मच बेटर देन आयरलैंड, जितना घटिया फॉर्म में रहे हैं यूएसए से पिट के उसके बाद भी कहना पड़ेगा ये, राइट. सो वो अपर सीलिंग भी थोड़ी नीचे आएगी, एंड सो आई एम अज्यूमिंग अ रफ एवरेज स्कोर ऑफ 150 इफ आईसीसी वेक्स अप एंड चेंजेस द विकेट. वुड यू एग्री विद दैट थ्योरी? मतलब हाँ, इट डज मेक सेंस कि थोड़ा सा भाई टीम का क्रेडिट भी हमें देना पड़ेगा पाकिस्तान को कि बेटर आयरलैंड से, एंड अगर पिच भी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, मतलब 150 भी आई विल टेक इट भाई, मजा आएगा देखने में. 150 इज अ गुड स्कोरिंग, मतलब फिर वो मैच फंसा रहेगा हर टाइम पे, हर ओवर मैटर करेगा, तो मजा आता है. वो इंडिया पाकिस्तान जो 2022 वर्ल्ड कप में हुआ था उसमें भी ऐसे ही था, कुछ 150 समथिंग ही था टारगेट, राइट. यूजुअली ऐसे ही होते हैं भाई, वो आईपीएल ने स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क बिगाड़ दिया, हमारा परसेप्शन खराब कर दिया. इट इज ऑल्सो फनी, तुम कमेंट देखना हमारे वीडियोस पे तो सब लोग अभी वो बोल रहे हैं कि क्या फायदा ऐसे मैचेस देखने का, हाई स्कोरिंग नहीं हो रहे, और वो सेम बंदे जो वो पहले आईपीएल के टाइम पे बोल रहे थे बहुत हाई स्कोरिंग. बट ठीक है, कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप्स में ये दोनों 7 बार खेले, 6 बार इंडिया जीती है, 1 बार पाकिस्तान जीत गई थी 2021 में 10 विकेट से, वरना एकदम पूरा 100% रिकॉर्ड होता. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ओवरऑल T20s में इन टीम्स ने 12 बार खेला है, ठीक है, 7 बार वर्ल्ड कप्स में खेला है, 5 बार और खेला है, 9 बार इंडिया जीती है,
और सिर्फ 3 बार पाकिस्तान जीती हुई है, इंक्लूडिंग 1 विन इन द वर्ल्ड कप्स। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है, ये जो 3 मैचेस पाकिस्तान जीती है T20s में अगेंस्ट इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, उसमें 3 में से 2 मैचेस पिछले 4 में आए हैं। ओके पिछले 4 जो मैचेस हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उसमें से 2 बार इंडिया जीती है, 2 बार पाकिस्तान जीती है। तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द विन्स बहुत ही रीसेंट फॉर्म पे आए हैं अगेंस्ट इंडिया। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है कि ऑफ लेट दे हैव काइंड ऑफ बैलेंस्ड द राइवलरी। अगर सबसे रीसेंट 4 मैचेस देखे जाएं तो पाकिस्तान के भी 2 विन्स और इंडिया के 2 विन्स। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखने के लिए। Will it matter that much? Maybe not. Right. But just for trivia and for some added context, I think ये पॉइंट जानना जरूरी था कि ऑन पेपर तो आप सिर्फ 3 ही मैच जीते हो, लेकिन उसमें से 2 मैच अभी आप बहुत रिसेंटली जीते हुए हो। तो रिसेंट ट्रैजेक्टरी थोड़ी अच्छी रही है पाकिस्तान की। कमिंग टू द प्लेइंग 11s, ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, देन विल कम टू इंडिया। जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट खिलाई थी, मतलब you're not that well versed with the players, but do you have any opinion on that? I think एक चीज़ जो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब मे बी मैं जो लोगों का ओपिनियन है मैं वो तुम तक पहुंचा सकता हूँ। एक जो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा है वो ये है कि आई नो इस मैच पर रिजवान और बाबर आजम जो ओपनिंग कर रहे थे, रिजवान जल्दी आउट हो गया था, फिर विकेट्स गिरते जा रहे थे, सो बाबर आजम को थोड़ा संभल के खेलना पड़ रहा था। दैट इज़ वाई उसकी ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट थी। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर रेजिंग दिस क्वेश्चन कि क्या वो इफ्तिकार को ऊपर ओपनिंग करवा सकते हैं क्योंकि वो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे सकता है, एंड मे बी बाबर आजम कैन कम एट 1 डाउन। तो इज दिस अ पॉसिबिलिटी? नहीं, इफ्तिकार तो नहीं करेगा। मैंने जो प्रीव्यू करा था जब स्क्वाड का पूरा, तब मैंने कहा था कि फकर जमान क्यों नहीं ओपनिंग कर रहा है। ओके, बीइंग अ लेफ्टी आल्सो, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में डाल दिया। एंड यू डोंट रिमेंबर जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ उसमें हुआ था, हाँ तब भी जब वो वापस आया था तो एकदम से उसने चेंज कर दिया था पाकिस्तानी फॉर्च्यून्स। कोई 100 भी मारी थी उसने, एंड वो चिन्ना स्वामी वाला मैच था आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी अच्छा खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्हाई इज ही नॉट ओपनिंग इज बियॉन्ड मी। बट एक जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि अगर वो ओपनिंग नहीं करेगा तो एटलीस्ट नाउ यू हैव 2 पावर हिटर्स इन द मिडिल ऑर्डर इन इफ्तिकार एंड फकर जमान। अगर फकर जमान ओपनिंग कर लेगा तो पूरे मिडिल ऑर्डर फिर से पेल पड़ जाएगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा इफ्तिकार जो कि पावर हिटिंग कर सकता है। अब इसका डाउन साइड क्या है, अब आपने इन दोनों को मिडिल ऑर्डर में ले तो आए, पर आपका टॉप ऑर्डर इतना घटिया रखा है, स्टार्ट बहुत गंदी है। बाबर आजम एंड रिजवान कैन नॉट ओपन टुगेदर, राइट, मुझे समझ में नहीं आता। एंड इसीलिए मैं कहूंगा मेरी लाइनअप वही रहने वाली है जो कि मैंने प्रीव्यू के टाइम पे करा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। आई थिंक दैट वाज अ मच बेटर लाइनअप। एंड क्या मजबूरी है उसके पीछे की मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ओपनिंग मोहम्मद रिजवान क्योंकि कर रहा है तो उसको कराएंगे, बट आई विल स्टिल हैव सैम अयूब, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। वो बंदे का मैं रिकॉर्ड चेक करा पिछले 1 साल का, ही हैज स्टिल बीन मच बेटर देन रिजवान, मोर एक्सप्लोसिव देन हिम एंड मोर कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। रिजवान विल हैव दैट 1 odd गुड इनिंग्स, बट रिजवान एंड बाबर आजम 2 ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इन द टीम, इन दोनों के ऊपर ही सबसे बड़े एलिगेशंस है लो स्ट्राइक रेट। राइट, तो दोनों को तुम साथ में ओपनिंग कैसे करा रहे हो यार? मतलब यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को साथ में ओपनिंग कराने में लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे लोग क्यों नहीं करा रहे। राइट, तुम रिजवान और बाबर को ओपनिंग करा रहे हो, भाई क्या सोच रहे हो? तो आई थिंक एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू प्ले एट 1 डाउन एंड सैम अयूब विल हैव टू ओपन जस्ट टू एड मोर एक्सप्लोसिविटी टू द टॉप ऑर्डर। सो 1 डाउन बाबर आएंगे, देन 2 डाउन फकर जमान एंड उसके बाद इफ्तिकार। ये दोनों एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हमारे वन आफ्टर द अदर हो गए। इसके बाद आजम खान एज द विकेट कीपर, जो कि उसके बारे में क्या कहना है भाई? वो डक पे हुआ अभी आउट, डक पे तो यूएस पे नहीं, इन जनरल भी प्रॉब्लम्स भाई, मतलब आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। मेरे उम्र का है वो है भाई, मतलब वो बंदा कैसे खेल सकता है टीम के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेट कैसे खेल सकता है। अभी उसका झगड़ा भी हो गया क्राउड से, कि कुछ फैट शेमिंग करी होगी लोगों ने, तो वो झगड़ा हो गया उसके क्राउड में। तो भाई मतलब आई जेन्युइनली बिलीव ऐसे तो कि अगर आपको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई और नहीं है, और आप सिर्फ फैट इसलिए बिकॉज आप की आदत खराब है, तो फैट शेम करो भाई। हाँ, मैं तो खुद कहता हूँ मैं करा करो नहीं, मतलब इन जनरल करना है तो करो। आई एम नॉट इवन गोइंग उस सेंस में। एथलीट कैन नॉट बी लाइक दैट। जब आपका प्रोफेशन ही वही है, उस चीज के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर तो लोग बोलेंगे ही ना आपसे, फिर तो क्वेश्चन उठाया जाएगा फिर आप पे। अगर इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि फैट शेम मत करो, वैसे तो करो भाई, बट अगर नहीं करना तो प्रॉब्लम। हाँ, तुम्हारी हैबिट्स जैसे तुम मोटे हो तो भाई इट्स नॉट अ गुड थिंग। सेल्फ एक्सेप्टेंस के नाम पे ये सब बकवास नहीं करनी। और ये बहुत वो चीज है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं मोटे हैं इसलिए हम नहीं मान सकते, और किसी चीज में कुछ कमी होगी। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकता, दैट्स फाइन। पर अगर मैं कह दूं भाई मैं
मैं पतला नहीं हो सकता, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं पतला नहीं हो सकता, तो वो चीज में अगर कोई मुझे ये चीज बोलते तो मुझे ऑफेंस लेने की जरूरत है। मतलब तुम्हारा स्किल में इंप्रूवमेंट करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी तो इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, तो कुछ गलत चीज थोड़ी बोली जा रही है। तो स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग पेड फॉर इट, उसके बाद आप ऐसा खेल रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। T20 वर्ल्ड कप में आप खेल रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट अभी आप खेलने वाले हो, उसके बाद अगर आप ऐसे खेल रहे हो, कुछ बिल्कुल ही डेडिकेशन नहीं आपका स्पोर्ट की तरफ, तो इट्स एक्चुअली शेमफुल। ये चीज तो द फैक्ट इज दैट ही विल स्टिल स्टार्ट। हाँ, ट्रू, राइट। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे मैंने 6 बैट्समैन बोल दिया, इसमें सिर्फ एक बंदा है जो कि बॉलिंग कर सकता है मोस्ट लाइकली, विच इज इफ्तिकार। तो इनके पास ऑलराउंडर्स है ही नहीं, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन लोगों की टीम में कोई डेप्थ ही नहीं है। स्क्वाड में भी काफी 7 बैट्समैन है ना। अब यहाँ पे नंबर 7 पे और नंबर 8 पे हमें विच इज वाई 2 ऑलराउंडर्स खिलाने ही पड़ेंगे। सैडली दोनों ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑलराउंडर ही हैं, एक शादाब है और एक इमाद वसीम है। ये दोनों अभी ने यूएसए के अगेंस्ट पता क्या करा था, ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि वीक टीम है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने क्या करा, एक बैट्समैन कम कर दिया, साइम अयूब नहीं खिलाया, विच मेंट कि नंबर 6 पे शादाब खान एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है और नंबर 7 पे इमाद वसीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। यहाँ मतलब नंबर 6 पे अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो तो कितनी कम डेप्थ है आपकी यार। नंबर 8 पे समझ में आता है, नंबर 7 पे चलो मैं फिर भी ट्राई करूंगा समझने का, नंबर 6 पे विच इज व्हाई नाउ यू विल गेट इट, यू विल हैव टू प्ले एन एक्स्ट्रा बैट्समैन, ताकि इसी के चलते हुए होपफुली नंबर 8 तक थोड़ी डेप्थ बढ़े। ऑल्दो शादाब एट नंबर 7 एंड इमाद वसीम एट नंबर 8 इज नॉट स्क्रीमिंग अबाउट अ ग्रेट डेप्थ। आइडियली नंबर 7 एक प्रॉपर ऑलराउंडर होना चाहिए जो कि बैटिंग इक्वली वेल कर पाए, एंड देन एक बॉलिंग ऑलराउंडर लाइक पैट कमिंस एट नंबर 8 शुड बी द आइडियल टेम्पलेट। इनफैक्ट इंडिया के लिए तुम देखो अभी अक्षर पटेल जडेजा दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं जो कि नंबर 7 और नंबर 8 पे आ रहे हैं। यहाँ पे 2 बॉलिंग ऑलराउंडर्स नंबर 7 नंबर 8 पे होंगे, एंड दिस इज देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एडिंग मोस्ट नंबर ऑफ डेप्थ, वरना इससे भी कम डेप्थ हो जाएगी। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, विच मीन्स फिर एक बॉलर सैक्रिफाइस होगा ही होगा। ये अनफॉर्चुनेट है पर होगा ही होगा, वरना तुम्हारी बैटिंग टिक ही नहीं पाएगी भाई। इंडिया के अगेंस्ट उस वाली पिच पे तुम सिर्फ 6 बैट्समैन लेके जा रहे हो, 6 भी क्या 5 लेके जा रहे हो, नंबर 6 पे शादाब खान आ रहा है और उन 5 में से आजम खान है। हाँ तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो, तुम टिक पाओगे, तुम गेम में रह भी पाओगे इनफ रन्स मारने के लिए? इट डज नॉट मेक सेंस। सो शादाब एंड इमाद विल हैव टू प्ले, विच मीन्स अब 3 स्लॉट बचे हैं पेसर्स के लिए, एंड वहां पे नसीम शाह कम बैक कर रहा है अपना इतने टाइम बाद इंजरी के बाद, वो बेटर बॉलिंग कर रहा है हारिस रऊफ से, शर्म आनी चाहिए हारिस रऊफ। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स एंड मोहम्मद आमिर, ये 3 होंगे। हारिस रऊफ विल नॉट बी प्लेइंग इन दिस गेम। आइडियली आप ये भी कर सकते हो कि हारिस रऊफ को खिला के शादाब और इमाद में से कोई एक बंदा निकाल दो, क्योंकि स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत होगी नहीं इसमें। बट वंस अगेन देन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग ऑलराउंडर तक नहीं रहेगा फिर आपके पास, राइट? तो यू विल हैव टू बैक योर 3 पेसर्स टू डू द जॉब। अब यहाँ पे हो सकता है ये लोग नंबर 8 पे हारिस रऊफ जैसे बंदे को ले आए इन प्लेस ऑफ मे बी इमाद वसीम, बट वंस अगेन यू आर टॉइंग टू मच विद योर बैटिंग। मुझे लगता है बहुत बड़ा रिस्की मूव होगा वो, तो इट इज ऑलवेज सेफर टू हैव एटलीस्ट अ बिट मोर डेप्थ। एंड अगर ये जो 3 पेसर तुम्हारे हैं इनको विकेट लेना होगा इंडिया अगेंस्ट, ये ले लेंगे। हारिस रऊफ से तुम एक्सपेक्ट मत करो कि हारिस रऊफ रोहित शर्मा विराट कोहली से तगड़ा खेलने वाला है, पिटाई होगी उसकी अच्छी खासी। सो आई एम टेम्प्टेड टू सी दिस लाइनअप। इसमें क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट ऑन पेपर 8 बैटिंग ऑप्शन है, बट बॉलर्स फिर भी 6 ही हैं, तो बॉलिंग डेप्थ बिल्कुल नहीं होने वाली इनके पास। हारिस रऊफ वाला डिलेमा हमेशा रहेगा इनके पास, उन्हें लाना है कि नहीं लाना। Would you agree? Do you think कि हारिस रऊफ का 4th पेसर आना चाहिए? भाई ऑफ लेट इवन जब वो वर्ल्ड कप के टाइम से ही जो फॉर्म उसका रहा है, इट इज वेरी क्लियर कि वो डिजर्व नहीं करता। एंड व्हाट यू सेड कि हारिस रऊफ के आने से अगर बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये तो मतलब एक वो क्लियर साइन होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन में अगर आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इसके बाद जब आपके पास वो बॉलिंग ऑर्डर 6 और 7 डाउन पे आ रहे हैं आपके, और 5 में से एक आजम खान, नंबर 6 और नंबर 7 पे आ रहे हैं, और 5 पे आपका वो आजम खान है, तो फिर तो मतलब आप बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज चाहे तब भी कर लो, पर बैटिंग तो चांस ही नहीं है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है करने का। मतलब जो 5 प्रॉपर बैट्समैन उसमें से भी एक मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है जो कि T20 के लिए क्या है। राइट। सो आई थिंक देयर बैटिंग इज पैथेटिकली बैड एंड दे विल हैव टू ऐड मोर नंबर्स देयर, व्हिच इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली एक बॉलर को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट आई जेन्युइनली बिलीव दिस विल गिव देम द बेस्ट चांस टू बीट इंडिया, वरना नहीं होने वाला। कमिंग टू इंडिया नाउ, इंडिया की लाइनअप में मैं बताया तो टेल मी इफ यू वांट एनी चेंजेस फॉर दिस गेम। आई थिंक मोस्टली वो लाइनअप सेम ही रहनी चाहिए जो कि लास्ट टाइम हुई थी। ऑर्डर ही बताता हूँ आपको, रोहित एंड विराट कोहली ओपनिंग ऑफ कोर्स, 1 डाउन पे आई विल स्टिल स्टिक टू ऋषभ पंत, फिर सूर्य कुमार यादव, देन शिवम दुबे, देन हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा,
एंड देन अक्षर पटेल। नंबर 8 तक बैटिंग है और चारों ऑलराउंडर लाइन से खेल रहे हैं, दुबे, हार्दिक, जडेजा, अक्षर पटेल। बॉलिंग में बुमराह डेफिनेटली। क्या यहाँ पे कुलदीप यादव होंगे अगर विकेट चेंज होती है? मुझे लगता है विकेट चेंज होगा, फिर भी इट विल नॉट बी एज गुड फॉर द स्पिनर्स एंड पेसेस के साथ आप ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो। वंस अगेन लग्जरी देखो, जडेजा, अक्षर पटेल ऑलरेडी टीम में हैं, तो आपको एक प्रॉपर स्पिनर ना खिलाओगे तो भी आपके पास 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो कि स्पिनर्स हैं और 4 ओवर डाल के दे सकते हैं। पाकिस्तान के पास वो नहीं है वो चीज, तो और वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है डेप्थ, इसीलिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी फिर से अर्शदीप और सिराज दोनों खेलेंगे यहाँ पे। ओके, अब इसके चलते हुए वंस अगेन जस्ट टू रिआइटरेट, यू हैव 7 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शंस। इट इज ग्रेट। इंडिया की, मैं अभी पता अश्विन के एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें रॉबिन थप्पा ने सेम चीज कही कि किसी भी वर्ल्ड कप को उठा के देख लो, दिस इंडियन टीम हैज द मोस्ट डेप्थ एवर। इससे पहले किसी भी इंडियन टीम में इतनी डेप्थ नहीं थी। एंड ये चीज हम लोग 2 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं कि वी नीड दैट डेप्थ विच इज नीडेड टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। अभी हमने प्रीव्यू करा था उनका, हाँ, दोनों टीम में 8-9 बैटिंग ऑप्शन, 8-9 बॉलिंग ऑप्शन, बेटर ही है इस टाइम पे। एंड लोग अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोहित शर्मा को फॉर प्लेइंग जडेजा एंड अक्षर पटेल टुगेदर। और हमने ये 2 महीने से कह रखा था कि भाई दोनों स्क्वाड में तो दोनों साथ में खेलेंगे भी खेलेंगे। एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट जो कई लोग को बहुत बड़ा शॉकर लग रहा है। दे आर नॉट एबल टू रैप देयर हेड्स अराउंड इट। What do you think about this? Has your opinion changed या फिर क्या? I think वही पॉइंट है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीम्स में भी यही चीज़ कही थी कि इन एन आइडियल वर्ल्ड जो लोग आप लोग जो कह रहे हो ना, जिसकी प्रॉब्लम है कि अक्षर पटेल और जडेजा सेम प्रोफाइल के हैं इसलिए उसने टीम में साथ में नहीं खेलना चाहिए, भाई डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? अगर क्या आपके पास एक और ऐसा ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग भी अच्छी करेगा, स्पिन भी डालेगा और जडेजा से डिफरेंट भी है, या अक्षर पटेल से डिफरेंट भी है, इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली खेलेगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर कुलदीप या चहल बैटिंग कर लेते तो वो खेलते। मतलब रोहित शर्मा पागल थोड़ी है भाई, उसे दिख रहा है वेरिएशन भी आएगा और बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज होगी तो ऑब्वियसली खिलाएगा। बट इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर खिलाना ही पड़ेगा ना। और मेन बात वही है, अक्षर पटेल और जडेजा अपने आप में भी, अगर तुम उनकी बॉलिंग देखो अभी आईपीएल में, दे हैव बीन एक्चुअली वेरी गुड। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉम्प्रोमाइज द क्रेडेंशियल्स दैट दे डिजर्व एज अ T20 बॉलर जस्ट बिकॉज उनकी बैटिंग है तो अच्छी नहीं हो रही आजकल, या फिर दे आर नॉट अ प्रॉपर बॉलर। मुझे याद है मैं किसी और की स्ट्रीम पे गया हुआ था एंड वहाँ पे कुछ लोग थे चैट में बोल रहे थे, जब मैंने ये लाइनअप वहाँ पे पोर्ट्रे की थी बिफोर द वर्ल्ड कप, कि इसमें विकेट टेकर्स नहीं है। और मैंने कहा क्या घटिया ओपिनियन है, बिकॉज बुमराह, सिराज, अपना लाइक इट और नॉट हार्दिक पांड्या अगर खेलेगा ना, ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग एज अ गोल्डन आर्म, प्लस द थर्ड बॉलर आफ्टर बुमराह सिराज विच इज या फिर अर्शदीप, विच इज आइदर कुलदीप यादव या फिर द थर्ड पेसर। दे ऑल आर सपोज्ड टू बी विकेट टेकर्स, बट जस्ट बिकॉज उन 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स में से आपके पास कोई सपोज्ड विकेट टेकर नहीं है, जो कि वंस अगेन ये लोग इतने सालों से खेल रहे हैं, इनका जॉब क्या है? तो तुम कह रहे हो कि टीम में मतलब इनफ अटैकर्स नहीं है। कॉन्ट्रास्ट दिस वाज विद इंग्लैंड। क्रिस जॉर्डन इज नॉट अ विकेट टेकर। आदिल रशीद एंड जोफ्रा आर्चर को तुम कह सकते हो, सैम करन खेलेगा, ही इज नॉट अ विकेट टेकर। वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा बॉलर जैसे है नहीं जो कि आउटराइट ऑन पेपर आपको विकेट टेकर्स दिख रहे हैं, बट वहां पे हम ताली बजाएंगे बिकॉज उनका बड़ा अच्छा लगता है हमें देखने को। यहाँ पे आपके पास बुमराह, सिराज, अर्शदीप या फिर कुलदीप जो भी खेलेंगे, ये 3 तो ऑप्शंस हैं विकेट टेकर के, प्लस हार्दिक पांड्या सपोजिटली है गोल्डन आर्म, विच में कह रहा हूं उसको हटा भी दो तो भी 6 में से 3 बॉलर्स विकेट टेकर्स हैं। और क्या चाहिए? तो यू हैव एनफ ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीडेड इन दिस टीम। कोई मतलब कोई डाउट ही नहीं इस चीज में। हमें जबरदस्ती खोरे थी कोई कमी निकालनी जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती। जस्ट गोज ऑन टू शो व्हाई वी आर बीइंग सो ओवर क्रिटिकल ऑफ द टीम, राइट? सो आई थिंक ऑन पेपर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस टीम के साथ। मूविंग ऑन, अब हम लोग की बैटल्स की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला मेरे तुम भी ऐड करना, तुम्हें कुछ लगता है तो विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद आमिर, हैंड्स तो हिस्ट्री है पूरी, राइट? ऑब्वियसली। एनीथिंग टू से ऑन दिस? मतलब वही है ना कि जब भी पाकिस्तानी और इंडियंस में जब लड़ाई होती है कमेंट्स में, तो जब भी इंडियंस वाले जो विराट कोहली का नाम लेके आते हैं तो एक ही काउंटर होता है कि भाई मोहम्मद आमिर। तो हाँ भाई, इट इज अ वेरी गुड राइवलरी एंड वील अगेन गेट टू सी इट आफ्टर अ बिट, आफ्टर क्वाइट सम टाइम। बहुत टाइम हो गया यार। मतलब लास्ट टाइम किसी मेजर आईसीसी इवेंट तो हमने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था। हाँ, उसके बाद से मुझे याद नहीं उसका तो हाँ हुआ ही नहीं ना उसके बाद ऐसा। तो कितने 4-7 साल हो चुके उस बात को। एंड अगेन येट टू सी कि मोहम्मद आमिर क्या उसी लेवल पे है इस टाइम पे या नहीं है, बट विराट कोहली एज वी ऑल नो स्टिल एट द वेरी टॉप। बोथ वर इन देयर 20s एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 30s में आ चुके हैं, राइट? आई एम जनरली एक्साइटेड। मतलब ये ऑन पेपर एक ब्लॉकबस्टर राइवलरी है, तो मुझे सिर्फ उसके लिए देखना है। फॉरगेट द मैचअप्स। सेकंड वन, वंस अगेन रोहित शर्मा वर्सेस नसीम शाह। ओके, दिस वाज आल्सो अ वेरी क्लोज बैटल, स्पेशली अगर हम लोग एशिया कप लास्ट ईयर का देखें तो इट वाज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच।
रोहित शर्मा बड़ा स्मार्टली नसीम शाह को प्ले आउट कर रहा था, जहाँ पे उसने उसके टफ ओवर्स निकाले, उसके बाद स्पिनर्स को डोमिनेट करा। क्या वो यहाँ पे ये चीज़ कर सकता है? मुश्किल है, बिकॉज T20 में यू कैन नॉट वेस्ट एनी ओवर्स। नसीम शाह खुद भी काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं इंजरी से आके। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच, स्पेशली बिकॉज रोहित शर्मा ने पिछले मैच में अभी रन मार भी दिए, प्लस द विकेट विल मोस्ट लाइकली फेवर नसीम शाहज बॉलिंग स्किल्स। आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि नसीम शाह को कैसे काउंटर करता है रोहित शर्मा। आई थॉट यू विल से शाहीन शाह अफरीदी, बट हाँ, मैंने कॉन्शियस था, लेकिन नसीम शाह को ऊपर पिक करा। ओके, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ऑफ लेट वो थ्रेड पोस्ट करता आया है, बट ऑफ लेट इंडिया हैज बीन एबल टू काउंटर हिम मच बेटर देन नसीम शाह। ओके, नसीम शाह इज एक्चुअली अ बिग थ्रेट, जो कि इतना एक्सपोज भी नहीं हुआ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इसलिए उसके बारे में ही इज लेसन नोन। सो आई थिंक आई वुड बैक हिम फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज शिवम दुबे वर्सेस शादाब खान। सिंपली बिकॉज शिवम दुबे विंग लेफ्ट हैंडर जो कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे, जितना तगड़ा वो स्पिन को डोमिनेट करते हैं, शादाब इज सपोज टू बी देयर मेन स्पिनर। उसको अगर डोमिनेट करता है, विच इज मतलब शादाब खान के साथ पता क्या हुआ तुम्हें? अभी यूएसए में जब वो आया था तो कुछ पाकिस्तानी फैंस उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, और वो बोलते फोटो खिंचाते कहते कि आप छक्के क्यों खा रहे हैं? अच्छा, हाँ मैंने देखा था, हाँ देखा था। तो ये तो हाल है अभी कॉन्फिडेंस का। शिवम दुबे इज दैट गाय दैट आई वुड गो टू कि भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस तोड़ के ह्यूमिलिएट कर दो इसको। मैं तो उसको बैक करने वाला हूँ। फिर पाकिस्तान की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा की बैटल्स हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम ट्राइंग टू मेक सम। बाबर आजम वर्सेस बुमराह, स्पेशली इफ ही ओपन्स। अगर वन डाउन में आएगा तो भी बुमराह मोस्ट लाइकली पावर प्ले में बॉलिंग तो करेगा। बहुत बड़ा लाइकलीहुड है कि पावर प्ले में लोग एटलीस्ट एक विकेट तो लूज करेंगे। What do you have to say about this battle? Given कि बाबर आजम कितना स्लो खेल रहा है, बुमराह कितना अनप्लेबल है इस वक्त। I think अनप्लेबल है। मैं तो मतलब ये चीज़ तो मज़ा आएगा ही देखने में, and it is probably a greater battle in the grander scheme of things. But in general, I just want to see अपना आजम खान फेस बुमराह। मुझे बस देखने उस साइड, भाई मजा आएगा, वो एक्चुअली में एंटरटेनमेंट होगा देखने में। दैट विल बी एक्चुअली ग्रेट टू सी। बाउंसर यॉर्कर मार रहा है। हाँ मतलब एंड ही इज लाइक नॉट एबल टू प्ले, कहीं गिर विर जाएगा कहीं ना कहीं। अभी आइलैंड वाले एक बंदे का मारा था ना ग्लव्स पे, छटपटा रहा था वो भाई बस आउट करा था उसको। बस देखना है कैसे भी करके ये चीज। बट हाँ, आई थिंक बाबर आजम एंड बुमराह विल बी अ की बैटल, एंड बाबर आजम हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। हाँ मतलब भाई अगर इतना चढ़ाया हुआ है, अगर आपके बेस्ट प्लेयर हो, आप कैप्टन भी हो, तो फिर तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई आपको। देन फकर जमान वर्सेस जडेजा, लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट जडेजा इन द मिडिल ओवर्स। ये एक ऐसा बैटल है जो कि एक्चुअली में इवन आउट हो सकता है। यहाँ पे आई वुड से कि बाबर आजम से चलने के ज्यादा चांसेस इस बंदे के हैं अगेंस्ट जडेजा। तो मैं तो इसको देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मिडिल ओवर्स में कौन डोमिनेट करता है। प्लस अगर कुलदीप यादव नहीं खेलता, विच इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी ट्रू, तो अक्षर पटेल एंड जडेजा दोनों को डोमिनेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ओवर्स में फकर जमान में बहुत होने वाली है। एंड लास्टली इफ्तिकार अहमद, अनदर एक्सप्लोसिव हिटर वर्सेस हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हैड टू बी मेंशन्ड एट लीस्ट वन की बैटल। मैं उसको बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालने की कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक जो की बैटल्स हमने मेंशन करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते। हार्दिक पांड्या द बॉलर, ही मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। आइदर विद द बैट और विद द बॉल, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू टर्न अप वंस अगेन। स्टार्टेड द वर्ल्ड कप ऑन अ ग्रेट नोट, शुड बी रिडेम्पशन आर्क होपफुली। इफ्तिकार अहमद का विकेट लेता है, वो डायरेक्टली या तो मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करने वाला है या फिर एक्चुअली में खत्म करने वाला है, बिकॉज विद द यूएसए कॉम्बिनेशन दैट पाकिस्तान हैड, उसके बाद सीधा शादाब खान आएगा। आई थिंक इट कुड बी अ क्रूशियल विकेट अगर if they happen to go head to head against each other. But last segment, coming to the predictions, क्या लग रहा है? I think there's a genuine chance and a very great opportunity for the Indian cricket team कि वो proper humiliate कर सकते हैं इस टाइम पे। Firstly, given the fact कि कितने गंदे फॉर्म से आ रहे हैं ये लोग, कितने heads down होंगे इस टाइम पे। Secondly, genuinely भाई है ही नहीं खेलने के लिए, लोग ही नहीं बचे खेलने के लिए टीम में, है ही नहीं वो स्क्वाड डेप्थ, है ही नहीं बिल्कुल ही। तो मतलब हम T20 की बात करें तो ओडीआई लेवल की भी नहीं है भाई स्क्वाड डेप्थ, इतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ एक्चुअली ट्रू, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में दे हैड बेटर डेप्थ। हाँ भाई, तो ये तो उस लेवल की भी नहीं है, और T20 में तो बढ़नी चाहिए अल्टीमेटली। आई थिंक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हम लोग ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। वी शुड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। तो बहुत अच्छा चांस होगा, एंड आई एम ऑब्वियसली प्रेडिक्टिंग इंडिया विन। ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया फेवरेट्स है। किस सिचुएशन में इंडिया हार सकती है मैच, क्या लगता है? आई डोंट थिंक हार सकती है। आई थिंक अगर वो लोग जीत के मतलब मान लो लोगों ने बॉलिंग भी ले ली, आई डू थिंक हम लोग काफ़ी अच्छा टारगेट भी खड़ा कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मतलब बॉलिंग हमारी मतलब आई ट्रस्ट आवर बॉलर्स। आई थिंक द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन कैन बी इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग फॉर इंडिया। मतलब भाई विराट कोहली भी तुरंत ही आउट हो गया स्टार्टिंग में ही, फिर रोहित शर्मा भी नहीं चल पाया, सूर्यकुमार यादव भी नहीं चल पाया वहाँ पे, मे बी अ कैमियो फ्रॉम हार्दिक पांड्या और समवन लाइक दैट।
और बैटिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाई। ओनली देन आई सी कि भाई यहाँ पे कुछ चांस है, क्योंकि इस टाइम पे बॉलर्स ने भी एकदम, सिराज अर्शदीप पे जो क्वेश्चंस थे वो भी एकदम पीक फॉर्म पे आके खेल रहे हैं, जडेजा अक्षर पटेल खेल ही रहे हैं, ऊपर बैटिंग में हमारे सभी प्लेयर्स अच्छे कर रहे हैं, विराट कोहली चलता ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या चलता ही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में इनकरेजिंग साइंस दिखा दिए। सो एक जो ट्रैजेक्टरी इंडिया की ऐसे जा रही है, पाकिस्तान की एकदम ही नीचे जा रही है। तो आई डोंट सी एनी सिचुएशन जहाँ पे अनलेस अनटिल एवरीथिंग गोज रॉन्ग फॉर अस कि हम लोग हार जाएं। मैं वही कहूँगा कि द ओनली सिचुएशन दैट आई फाइंड वेयर पाकिस्तान कैन कम्पीट, मैंने अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्रीव्यू में कहा था कि इंग्लैंड का सबसे बेस्ट तरीका तब होगा जब वो चेस करें, बिकॉज बॉलिंग इज देयर वीकर एस्पेक्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया की आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को रैटल अप कर दे जल्दी, विच इज वाई देन द टारगेट विल होपफुली नॉट बी दैट मच, एंड इंग्लैंड बैट्समैन आर गुड इनफ टू चेस एनी टारगेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान के लिए मैं सेम स्ट्रैटेजी बोल भी नहीं सकता, बिकॉज अगर इनके बॉलर्स ने जल्दी आउट कर भी दिया इंडियन टीम को, तो इनके बैट्समैन को कोई मैच ही नहीं है हमारे बॉलर से यार। तो टॉस जीत के चेस करते हुए अगर इनने इंडिया को छोटे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर भी दिया, स्टिल द लाइक्लीहुड ऑफ इंडिया विनिंग वुड बी वेरी हाई। एंड प्रॉब्लम वही है, इंडिया के कितने लोग आउट ऑफ फॉर्म में चले गए। एग्जैक्टली, बैटिंग पूरी आउट ऑफ फॉर्म चलेगी, तुम कह रहे हो कि बॉलिंग भी पूरी की पूरी आउट ऑफ फॉर्म जाएगी, कोई टर्न अप ही नहीं करा, मतलब 0.1% चांस है ऐसा होने का, बहुत रेयर होता है। तो आई थिंक देयर आर जस्ट सो मेनी सुपरस्टार्स एंड सो मच स्किल ऑन पेपर राइट नाउ कि अगर 70% भी लोगों का बुरा गेम जाता है ना, दैट 30% विल स्टिल बी गुड इनफ टू बीट पाकिस्तान। बस पाकिस्तान का वही है, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी दैट दे हैव कि यूएसए से भी हार सकते हैं, बट अब इंडिया से जीत भी सकते हैं, बस वही एक फैक्टर रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो। राइट, आई थिंक अब मूव ऑन करते हैं हम लोग फुटबॉल पे, जहाँ पे हम लोग यूरोज आने वाले हैं। सो हम लोग स्क्वाड डिस्कस करेंगे पोर्चुगल की एंड फ्रांस की। आई थिंक स्टार्ट पोर्चुगल से ही करते हैं, योर फेवरेट टीम, रोनाल्डो, लास्ट चांस ऑफ विनिंग एन इंटरनेशनल ट्रॉफी। एंड लाइव स्ट्रीम पे बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी है, आजकल ना यूरो के वो कमेंट्स आने लग जाते हैं। सो लोग पूछते रहते हैं कि क्या पोर्चुगल के चांसेस है जीतने के। तो भाई इस एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि आई थिंक सारी चीज़ हमने डिस्कस करी है इसमें, प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस है ये। तो हम लोग पहले स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, गोलकीपर कितने लेके जा रहे हैं, डिफेंडर कितने लेके जा रहे हैं, मिडफील्डर कितने लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड कितने लेके जा रहे हैं। 3 हमारे गोलकीपर हैं यहाँ पे। एक है डियोगो कोस्टा, जो कि काफ़ी टाइम से पोर्चुगल के लिए ओपनिंग कह रहा हूँ, सॉरी स्टार्ट करता आ रहा है, पोर्तो की तरफ से खेलता है। मैं आपको बताते जाऊँगा कि कौन से क्लब से खेल रहा है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए इस चीज़ का। रूई पत्रीसियो, जो कि जिसने 2016 में हमें जितवाया था, वो रोमा से खेल रहा है, बट ही इज़ नॉट द स्टार्टिंग गोलकीपर नाउ, थोड़ी एज हो चुकी है उसकी। एंड देन होजे साय, जो कि वुल्स के लिए करता है, वो भी वो बार बार ओपनिंग क्यों कह रहा हूँ भाई, वो स्टार्ट ही करता है उसके लिए, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट एट दैट लेवल। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे डियो कोस्टा ही स्टार्ट करेगा। डिफेंडर्स पे आते हैं, यहाँ पे 9 डिफेंडर लेके जा रही है पोर्चुगल अपने साथ। एंटोनियो सिल्वा फ्रॉम बेनफिका, डेनिलो पेरेरा इसको डिफेंडर्स में रखा है वैसे, बट है वो एक्चुअली मिडफील्डर फ्रॉम पीएसजी। डिएगो डालो, जिसका इस टाइम पे मैन यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है वो। गोंसालो इनाचियो स्पोर्टिंग लिस्बन का, विच इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट बैकअप ऑप्शन। गोंसालो इनाचियो हैज बीन वेरी गुड फॉर पोर्चुगल, जब भी स्टार्ट करा है, ही इज वेरी यंग, बट बहुत अच्छा खेला है जब भी पेपे की कमी में वो खेला है रूबन डियास के साथ। ओके, देन आता है कैंसेलो बारसा के साथ, जो जिसका थोड़ा मिक्स सीजन गया, डिड नॉट एज वेल, जैसे कि मिस्टेक्स उसने करी बाद में। राइट, एंड देन आता है सेमेडो इन 2024। नेल्सन सेमेडो भी स्क्वाड के अंदर है भाई साहब, तो दैट इज अ बिट सरप्राइजिंग। क्या मतलब, हैज ही नॉट अर्नड इनफ इन रीसेंट टाइम्स टू बी इन द स्क्वाड? ही हैज बारली प्लेड फॉर पोर्चुगल। नुनो मेंडेस तो है ही ऑब्वियसली। देन नुनो मेंडेस कम्स फ्रॉम पीएसजी, पेपे आता है फ्रॉम पोर्तो, एंड देन रूबन डियास ऑब्वियसली फ्रॉम सिटी। मिडफील्डर्स में आते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, जोआओ नेवेस बेनफिका में, ही इज अ 19-year-old किड जिसका काफ़ी अच्छा सीजन गया है इस बार। देन आते हैं जोआओ पालिनिया फुलहैम में, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारे लिए स्टार्ट करेंगे। देन आता है ओटावियो फ्रॉम अल नसर, रूबन नेवेस फ्रॉम अल हिलाल, एंड देन विटिनिया फ्रॉम पीएसजी। सऊदी डोमिनेंस, सऊदी के भी हाँ प्लेयर्स आए हैं। एंड देन फाइनली द फॉरवर्ड, जो कि 8 फॉरवर्ड्स हम लेके जा रहे हैं, जिसमें बर्नार्डो सिल्वा आते हैं सिटी की तरफ से, डिएगो जोटा फ्रॉम लिवरपूल, फ्रांसेस्को कोनचिकाओ, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एक राइट विंगर है पोर्चुगल का, काफी अभी छोटा ही है, पोर्तो का है। These will mostly be bench players. हाँ सारे, मतलब there is no chance कि कभी भी मैच भी बनाएंगे तो पता चल जाएगा सबको। देन आते हैं गोंसालो रामोस फ्रॉम पीएसजी, जॉ फिलिक्स इनका अगेन भाई थोड़ा मिक्स सीजन गया है। पेड्रो नेटो आते हैं वुल्स से, ही इज ऑल्सो हैड अ वेरी गुड सीजन फ्रॉम वुल्स। देन आते हैं राफाएल लियो फ्रॉम मिलान, एंड देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम अल नसर। राइट,
अब हम आएंगे प्लेइंग 11 पे। नाउ दैट यू नो कि कितने मिडफील्डर है, कितने गोलकीपर है, कितने डिफेंडर है, तो बता दो भाई ऑब्वियसली असलियत में रोनाल्डो, असलियत में तो भाई रोनाल्डो ही है ना, मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा मैं इस चीज को। अब आएंगे हम लोग प्लेइंग 11 पे और क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इन जनरल इफ यू लुक एट इट, मार्टिनेज ने, पहले तो आपको ये बता दूं, मार्टिनेज का पोर्चुगल का यूरो 2024 में बेस्ट एवर कैंपेन रहा है। 10 आउट ऑफ 10 विंस है क्वालिफायर्स में, 10 आउट ऑफ 10 विंस है। इससे पहले पोर्चुगल ने कभी भी इतना अच्छा नहीं खेला। आई थिंक मोस्ट गोल स्कोर्ड वाला भी है, मोस्ट गोल स्कोर्ड है, लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड है। सब मतलब ऑन पेपर बेसिकली रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो पोर्चुगल बेस्ट टीम है कमिंग इनटू दिस हाँ यूरो कप। राइट। बट अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, एंड देन अगेन यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होंगी, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स चूज डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम माई सेल्फ। मतलब मेजोरिटी प्लेयर्स तो सबके सेम ही होते हैं, बट कुछ प्लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन अगेन मैं बताऊंगा कि यूजुअली स्टार्टिंग में मार्टिनेज ने 3-4-3 खिलाना स्टार्ट किया था, बट देन ऑफ लेट इन द पास्ट फ्यू मैचेस ही हैज अगेन स्टक टू अ 4-3-3। 4-3-3 मतलब 4-2-1-3, जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा आगे की तरफ खेलता है एज अ कैम। तो आई वुड स्टिल से कि 4-2-3-1 के साथ ही जाएंगे, 4-2-1-3 के साथ ही जाएगी पोर्चुगल। 4-2-3-1 सेम ही बात है ऑलमोस्ट। हाँ सेम ही बात है, राइट। तो इसके साथ ही जाएगी पोर्चुगल, और उसके हिसाब से हम लोग लाइनअप बनाएंगे। डियोगो कोस्टा इन गोल। अगेन ही इज अ वेरी लाइक वो इंजरी प्रोन, सॉरी मिस्टेक प्रोन गाय है, मतलब बहुत गलतियां करता है इंडिविजुअल एरर्स बहुत। हाँ, बट ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल। एंड रूई पत्रिसियो की उम्र हो चुकी है, काफी टाइम से स्टार्ट नहीं कराया। इट डज मेक सेंस टू गो विद डियोगो कोस्टा, जस्ट होप कि वो कोई मिस्टेक ना करे। देन आते हैं हम लोग डिफेंडर्स पे। नूनो मेंडेस, आई डोंट थिंक कि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ही इज गोइंग टू बी द लेफ्ट बैक। द ओनली क्वेश्चन इज कि वो इंजर्ड थोड़ा रहा है। हाँ, बट जब भी वो खेला तो बहुत अच्छा खेला है, एंड एज ऑफ नाउ ही इज फिट। तो आई थिंक जब वो फिट है तो उसका खेलना बनता है बिल्कुल। हमारी जो सेंटर बैक पेयरिंग होगी, आई विल स्टिल गो विद रूबेन डियाज एंड पेपे। पेपे 41 ईयर्स ओल्ड है, बट जब भी पोर्चुगल के लिए खेला है इट हैज नॉट सीम लाइक दैट। वो बहुत अच्छा खेला है इस टाइम पे भी, एंड पोर्टो में खेल रहा है तो यू नो कि चैंपियंस लीग खेल रहा है तो एक लेवल मेंटेन्ड है उसका। But don't you think there would be too many aged players on the pitch? मैं वही कह रहा हूँ ना, as long as people are performing, तब तक I don't think it should be a problem. वैसे भी ये most probably this is going to be last tournament for Ronaldo and Pepe. Pepe also had great moments in the UCL. UCL also, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका level maintained है. You have that data available with you. तो एंड डियाज तो ऑब्वियसली खेलेगा। नाउ आते हैं राइट बैक पे। यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्या आप कैंसेलो स्टार्ट करोगे या आप डालो स्टार्ट करोगे। अगर हम लोग सिर्फ प्योर क्वालिटी के बेसिस पे जाएं तो कैंसेलो बेटर है। आई थिंक डालो होगा, लेकिन बट आई थिंक डालो होना चाहिए। अभी फॉर्म बेटर है, जिस प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है। तो क्या मतलब पीपल आर डिसएग्रीइंग विद दिस मोस्टली? नहीं, पीपल लाइक वही ना डिवाइडेड है। कुछ लोग चाहते हैं कैंसेलो, कुछ लोग चाहते हैं डालो। एंड इनिशियली अभी कुछ महीने पहले तक आई वाज आल्सो लाइक कि भाई नहीं, कैंसेलो ही स्टार्ट करना चाहिए, बट डालो प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आ रहा है भाई मैन यूनाइटेड का। एंड अगर तो बात है कि मैन यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ द सीजन बनना क्या इतनी बड़ी बात है भी नहीं है। एंड अगर हम लोग बार्सा की जो मेजर लॉसेस देखें, उसमें कैंसेलो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्लस ही हैज प्लेड एट द लेफ्ट बैक पोजीशन द होल सीजन। हाँ, राइट। वर्ल्ड कप में रोनाल्डो बेंच था, मेनी पीपल डिडंट नोटिस कैंसेलो भी बेंच था उसके साथ। सो बहुत टाइम्स उसका फॉर्म काफी मीडियोकर सा रहा है। अगर आपको अटैकिंग इनपुट चाहिए तो हाँ कैंसेलो इज बेटर, बट अगर आपको ओवरऑल इनपुट चाहिए, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आई थिंक डालो शुड बी स्टार्टिंग हियर। देन आते हैं हम लोग मिडफील्ड पे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक सीडीएम हमारा होगा पलिनिया, जो कि थ्रू आउट द यूरो क्वालिफायर स्टार्ट करता आ रहा है। डेनिलो पेरेरा आई डोंट थिंक सो स्टार्ट करना चाहिए। एक और ऑप्शन हो सकता है, वो है रूबेन नेवेस, जो कि अल हिलाल में खेल रहा है। उसको भी बीच बीच में स्टार्ट कराया है। बट पॉइंट इज आई थिंक पलिनिया इस टाइम पे बेटर है। रूबेन नेवेस देन अगेन मतलब यू विल से कि मैं रोनाल्डो क्यों रख रहा हूँ फिर अगर मैं नेवेस को हटा रहा हूँ तो बहुत फर्क है भाई रोनाल्डो और हाँ है। और प्लस इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बेटर है भी अपना वही। देन ऑल्सो एक ब्रूनो फर्नांडिस तो जगह पक्की रखेगा वो कंफर्म्ड है। एक और ऑप्शन जो बचेगा उसमें भी लोग कह सकते हैं कि भाई 2 ऑप्शन हैं, या तो विटीनिया या फिर रूबेन नेवेस, क्योंकि रूबेन नेवेस ज़्यादा सेंटर मिडफील्डर भी खेल सकता है। आई वुड से विटीनिया को लेके जाओ। क्यों? विटीनिया ने इस सीजन पीएसजी के लिए जो क्लच मोमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं, दिस हैज बीन प्रोबब्ली द अपना वो ब्रेकआउट सीजन फॉर विटीनिया, राइट। तो ऑफ लेट विटीनिया काफी अच्छा खेलना स्टार्ट कर चुका है। देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, स्ट्रेटेजिकली बात करी जाए, डोंट यू थिंक अगर डबल पिवट पीछे खिला रहे हैं उसके पीछे एक डिफेंडर पेपे होने वाला है। और तुम्हारे दोनों फुल बैक्स हैं
स्पेशली नूनो मेंडेस, दे लव गोइंग फॉरवर्ड. तो एटलीस्ट वो डबल पिवट में 2 बंदे स्ट्रांग होने चाहिए जो कि ड्रॉप इन कर सके पीछे. या फिर मतलब तुम सिर्फ रिलाई करने वाले हो अपने पलिनिया पे एंड विटीना को फिर वो बॉक्स टू बॉक्स रोल मिलेगा. बिकॉज विटीना अगर आगे नहीं जा पा रहा तो उसका गेम का कोई पॉइंट नहीं है. राइट. आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन इसका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्चुगल जो है बहुत हाई लाइन तो खेलती नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी इसके चलते. सेकेंडली डायलो आगे जाता है बट आगे जाने से ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई तू पीछे खेल थोड़ा टक इन करके, क्योंकि एक बंदा तो आगे जाएगा ही जाएगा. तो आई थिंक स्पीड के मामले में रूबन डियाज इज ऑल्सो वेरी फास्ट डिफेंडर. सो आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. पलिने ऑल्सो प्लेज अपना वहीं पे भाई प्रीमियर लीग में खेलता है तो ही इज ऑल्सो वेरी फिजिकल गाय. रूबन नेवेस का मेरे पास पॉइंट ये लेके भाई ही इज अ गुड प्लेयर एंड अगर मे बी अगर वो प्रीमियर लीग में खेल होता तो शायद जो है मार्टिनेज उसको प्रेफरेंस देता क्योंकि ऑन द बॉल प्रॉब्ली बेटर है. बट पलिनिया का ना थोड़ा काम ही वही कैसिमिरो टाइप्स है. ही इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल बट वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयर टाइप का अपना सीडीएम है. तो एट टाइम्स जब ऐसा आपके पास सीडीएम होता है तो यू डोंट रियली नीड एनी अदर प्रॉपर सीडीएम गाय. आई थिंक ही विल बी इनफ, ही शुड बी इनफ. प्लस ब्रूनो फर्नांडिस भी सी भाई वो कहने को अटैकिंग मिडफील्डर है, वो अच्छा है, आगे पीछे करता ही रहेगा थ्रू आउट द मैच. विटीना आई होप करे बट देन अगेन आई थिंक विटीना हैज शोन प्रॉमिस इन दिस सीजन. एंड देन फाइनली फॉरवर्ड्स, यहाँ पे वही कंट्रोवर्सी. राइट विंग पे आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा होना चाहिए. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी है. जो बाकी दो ऑप्शंस क्या है, ओटावियो आप स्टार्ट कर सकते हो साइड पे. देन आई थिंक अभी जो मैंने 2-3 राइट विंगर का नाम लिया अपना, एक तो फॉरवर्ड्स में कौन कौन है, एक तो ये कोइनचिकाओ जो है जो 21 ईयर्स ओल्ड है, इसका भी ठीक ठाक सीजन किया बट वो स्टार्ट नहीं करेगा. सेकंड कर सकते हैं पेड्रो नेटो जिसने बीच में स्टार्ट करा है एंड इसका प्रीमियर लीग में सीजन एक्चुअली काफी अच्छा गया है. कुछ 20-20 मैचेस में इसके 11 गोल हैं. तो एक ऑप्शन है अगर आपको थोड़ी डायरेक्ट अप्रोच रखनी है, थोड़ा एकदम वो स्पीडी विंगर्स चाहिए आपको. बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आता है बट आई स्टिल थिंक बर्नार्डो सिल्वा की क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. वी हैव सीन दो कि ओटावियो स्टार्ट कर रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा कभी-कभी मिडफील्ड में ड्रॉप इन करा है. राइट. एंड आई थिंक कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी. आई थिंक ओटावियो स्टार्ट की जगह मान लो बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है एंड देन राइट विंग ओटावियो. भाई आई थिंक पोर्चुगल गंदी होगी वो चीज. हमने जो वर्ल्ड कप में चीज देखी ना, मतलब वर्ल्ड कप में जितना लिमिटेड रोल हमने देखा बर्नार्डो सिल्वा का, वेरी ऑनेस्टली इफ इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी ही इज बेटर देन ब्रूनो फर्नांडिस. मतलब ब्रूनो फर्नांडिस जो फ्लरिश करा वर्ल्ड कप में, इट वाज एट द कॉस्ट ऑफ बर्नार्डो सिल्वा. अगर हम लोग ब्रूनो फर्नांडिस को आगे जाने वाला रोल रख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम बर्नार्डो सिल्वा कैन बी अ राइट विंगर जो कि आगे थोड़ा आगे पीछे आता रहेगा, आई थिंक दैट इज द गो टू की फॉर पोर्चुगल. ऐसा होना चाहिए. एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस, लेफ्ट विंग एंड स्ट्राइकर, जो दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल है. फर्स्टली लेफ्ट विंग पे आता हूं मैं, जहां पे आई वुड स्टिल से फिलिक्स को स्टार्ट करो. व्हाई आई से दैट, एंड अपना जो अपना रफाइल लियाओ. राइट. सब लोग कह रहे हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं, सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रफाइल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उसका सीजन काफी अच्छा रहा है. ही हैज स्कोर्ड सम 15 गोल्स एंड 11-12 असिस्ट भी दिए उसने एसी मिलान के. मैं भी ये सोचूंगा, इनिशियल थॉट ये आएगा. पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप फॉर्म के बेसिस पे जाओगे तो करना चाहिए. बट आपने कितनी बार देख लिया मार्टिनेज को कि उसने फिलिक्स के ऊपर उसे चॉइस दी है. मतलब आई एम नॉट मेकिंग द प्लेइंग 11 कि मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए. मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, देखने को मिल सकता है. राफेल लियाओ ने यूरो क्वालिफायर्स में भी तभी स्टार्ट करा है जब या तो फिलिक्स को रेस्ट करने वाला था कि भाई नहीं तो आज खेलेगा नहीं, बेंच पे बैठेगा, या फिर वो अवेलेबल ही नहीं था, तभी राफेल लियाओ ने स्टार्ट करा है. उसके अलावा स्टार्ट भी नहीं करा उसने. डू यू थिंक दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस? मतलब आइडियली क्या राफेल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक सो, करना तो चाहिए कायदे से, बट आई डोंट थिंक करेगा. राफेल लियाओ गोल थ्रेट भी ज्यादा लेके आता है, प्लस उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप फॉरवर्ड्स के. अगर हम देखा जाए तो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस पे वो एक गोल्स प्रोड्यूस कर सकता है. बट देन अगेन फिलिक्स, आई डू थिंक इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इवन ईयर्स, भाई आई वुड से वर्ल्ड कप के टाइम पे भी फिलिक्स वाज वेरी गुड. उसके चलते हम लोग सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा, इसके चलते से एक अच्छा क्लब मिल सकता है. सेम गोज राइट नाउ. फिलिक्स और कैंसेलो को मे भी अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट फिलिक्स हैज अ पॉइंट टू प्रूव. कुछ श्योर नहीं है कि बारसा उसे रखेगी या नहीं रखेगी, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव. अगर बारसा नहीं लिया तो कौन सा क्लब रखेगा? एथलेटिको नहीं रखने वाला उसको, तो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव. तो आई डू थिंक कि मतलब जो भी लोग राफेल लियाओ कह रहे हो, आई गेट योर पॉइंट, बट आपने कितनी बार ये चीज हो तो ये देखी है यूरोप क्वालिफायर्स में पूरे में. अगर आपने नहीं देखा, बीच में जब वो अवेलेबल नहीं था, तो इट इज नॉट अ रियलिस्टिक ऑप्शन. फॉर सम रीजन ही डज नॉट ट्रस्ट राफेल लियाओ, वरना अभी तक काफी चांस मिल चुके होते उसे. एंड सेंटर फॉरवर्ड में गोंसालो रामोस, मैं वही कहने वाला था. यहाँ पे अब आते हैं गोंसालो रामोस एंड रोनाल्डो.
I think realistically Ronaldo is going to start. Obviously. And I think he should start. Why I say that, Gonzalo Ramos का अगर सीजन अच्छा जाता तो बहुत तगड़ा केस बनता। स्टार्ट नहीं कर पा रहा बंदा, स्टार्ट नहीं कर पा रहा। इस सीजन के स्टैट्स में उसने 40 मैच खेले हैं जिसमें उसके 14 गोल है और 2 असिस्ट हैं। All the what's to be said here is कि वो 40 मैच खेला है ऑन पेपर, बट हर मैच में स्टार्ट सब कभी बट रोनाल्डो का रिकॉर्ड बहुत इम्पेकेबल। रोनाल्डो 70+ गोल असिस्ट सीजन प्रोड्यूस करके आ रहा है। देन अगेन पीपल वुड से कि वो अपना पोर्चुगल सऊदी में खेल रहा है, आधा कर दो भाई, 30-35 मान लो, वो भी उससे बेटर है। तो गोंसालो रामोस अगेन भाई, ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी इफ रोनाल्डो डज नॉट परफॉर्म, विच ऑल्सो हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी। अच्छा भाई ऑप्शन तो रखना पड़ेगा ना कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट रोनाल्डो इज नॉट एबल टू परफॉर्म। अगर नहीं करता तो लेट्स सी गोंसालो रामोस को अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या वो स्कोर कर पाता है उसके अंदर। बट नाउ मूविंग ऑन, हम लोग स्ट्रेंथ वीकनेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, एंड देन फाइनली अपने प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। पहले हम स्ट्रेंथ्स पे आते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पोर्चुगल की ये है कि दे आर प्रॉब्ली टॉप 3 स्क्वाड्स इन यूरो, अपना अलॉन्ग विद इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंडिविजुअल टैलेंट इतना भर के है ना स्क्वाड के अंदर, ऑन पेपर बहुत तगड़ी स्क्वाड है, कुछ ज्यादा ही तगड़ी स्क्वाड है। मतलब ऑलमोस्ट ऑल बेसिस कवर्ड भी है, ऐसा नहीं कि किसी बेस पे कोई क्वालिटी कम है, कवर्ड है और सारे सुपरस्टार हैं भाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे पोजीशन पे आपके सुपरस्टार्स अवेलेबल है। तो आई थिंक ये चीज, एंड देन अगेन हम लोग ये चीज पिछले 2-3 टूर्नामेंट से कहते आ रहे हैं, बट ये चीज कॉन्स्टेंट है। And this is maybe their last chance for that क्या कहते हैं golden generation to get a trophy। मतलब अगले 2 साल में, अगले 2 साल के लिए भी कह सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी, बट मोस्ट लाइकली दैट विल बी द लास्ट ट्रॉफी। राइट, तो वर्ल्ड कप के लिए एक शॉट आप फिर भी कह सकते हो गोल्डन जनरेशन के लिए, बट यूरोज में तो दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट शॉट। एग्जैक्टली। एंड अगर हम लोग इसको ही थोड़ा और एम्फसाइज करें तो इनकी स्क्वाड डेप्थ देखें। मतलब आपके पास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो तो अवेलेबल है ही। इफ अ गाय लाइक राफेल लियाओ, वो आपके बेंच पे है, कैंसेलो आपके बेंच पे, गोंसालो इनाचियो आपके बेंच पे, रूबेन नेवेस आपके बेंच पे। अगर ऐसे टाइप के प्लेयर्स आपके बेंच पे, ओटावियो इज आल्सो बाय द वे हैविंग अ वेरी गुड सीजन, लोकी अ वेरी गुड सीजन। अगर ऐसे प्लेयर्स आपके बेंच पे जो कि अपॉर्चुनिटी मिले तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी है और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर सकता है, यू कैन ट्रस्ट देम। राइट, ये बहुत स्क्वाड केस नहीं है। ये अगेन आई वुड स्टिल से कि ये वही है, मतलब जो इंग्लैंड और फ्रांस के पास है उसके बाद सिर्फ पोर्चुगल के पास ही है ये चीज। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ पोर्चुगल। बिल्कुल। देन हम बात करते हैं करंट फॉर्म की, देन अगेन वही बात आती है, यूरो क्वालिफायर्स में बेस्ट टीम एंटरिंग द टूर्नामेंट राइट नाउ, 10 out of 10 विंस, मोस्ट गोल स्कोर्ड, लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड। नॉट जस्ट दैट, इनने XG भी सबसे ज्यादा क्रिएट करा है, तो मतलब क्रिएटिविटी में भी दे आर एट द वेरी टॉप। देन अगेन पीपल विल से कि कैसी टीम्स के अगेंस्ट करा है, बाकी सारी टीम्स को भी ऐसी टीम्स मिली थी, उन लोगों ने क्यों नहीं करा। एंड रोनाल्डो, मतलब ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रेंथ, मतलब रोनाल्डो का भी हो सकता है, बट वो यूरो क्वालिफायर्स में सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर था। फर्स्ट कौन था? लुकाकू आ गया था शायद एंड में आते। एम्बापे नहीं है? नहीं, एम्बापे नहीं है, वही है ना, उससे मैचेस भी मिस करे हैं बीच बीच में। तो आई थिंक भाई ये स्ट्रेंथ्स हैं पोर्चुगल की लेजिट। जो लोग भी कहते हैं ना कि ये लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट एंड काफ़ी चांसेस हैं जीतने के, डेटा है अवेलेबल एक्चुअली उस चीज़ को बैक करने के लिए। तो जो अब वीकनेसेस पे आते हैं कि क्यों ये नहीं जीत सकते टूर्नामेंट, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर, व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है वीकनेस का? हाँ, एक बहुत कॉमन फैक्टर है, अर्जेंटीना और पोर्चुगल के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा, यूनिटी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, यूनिटी मेरा शब्द था। यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी टीम के अंदर। बहुत ही मतलब कहीं से जो भी टीम जीतती है कोई भी टूर्नामेंट, यू ऑलवेज सी कि ये एक फैक्टर रहता ही रहता है उसके अंदर, वो दैट इज स्टिल एन इशू। तो अभी भी लगता है भाई, आई थिंक सो। देखो, एक तो मुझे लगता है ना कि अर्जेंटीना की यूनिटी से और वो टीम बॉन्डिंग से कंपेयर करना एक बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है। हाँ। तो नॉर्मल टीम से कंपेयर करो तब भी तो मुझे लगता है कि यूनिटी कम। मेरा जो मैंने सोच लिया था कि भाई अर्जेंटीना के लेवल का तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिमाग में सेकंड टीम आई थी फ्रांस जो वर्ल्ड कप जीती थी, तो वो भी कितना भाई मस्ती के सेलिब्रेशन से सबके आराम से सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। 18 में हाँ, प्रॉपर टीम बॉन्डिंग थी। तो आई डू थिंक जब भी कोई टीम जीतती है, 2016 में जब पोर्चुगल जीती थी तब, हाँ, एवरीबडी वाज प्लेइंग। जो टीम जीतती है अल्टीमेटली टॉप टीम जो होती है, उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता ही रहता है। आई डोंट मेसी की वो एक रील बड़ी फेमस है, तुम देखिए, जिसमें वो जब वो वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करने गए थे अर्जेंटीना में जीतने के बाद, तो उसमें वो ऐसे कुछ आर्म बैंड पहन रहा होता है, फिर ऐसे इशारा करता है, सब उठ के चले जाते हैं। हाँ भाई, एक सेकंड भी नहीं लगा था लोगों को, एक सेकंड भी। राइट। तो वो, हाँ, वो नहीं है, वो कमांड नहीं करता। एग्जैक्टली। तो जब आपके पास जो आपका कैप्टन है, इफ ही इज नॉट कमांडिंग दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर गाइज, यहाँ पे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना रोनाल्डो को कह रहा हूँ, ना बाकी के प्लेयर्स को कह रहा हूँ,
इट जस्ट सीम्स लाइक कोई यूनिटी नहीं है इस टाइम पे. सेकेंडली आई थिंक जो मीडिया फैक्टर है वो बहुत तगड़ा रहने वाला है इस बार, जैसे वर्ल्ड कप के टाइम पे था. अगर रोनाल्डो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता किसी एक भी मैच में, जो मीडिया बोलेगी, आई डू थिंक एट सम पॉइंट टू सम एक्सटेंट इट डज अफेक्ट द प्लेयर्स, जो भी बाहर बातें चल रही है, स्पेशली रोनाल्डो. एंड यू नो रोनाल्डो पे बात आएगी. एक भी मैच में अगर परफॉर्मेंस नहीं आई, यू नो इस उल्टी सीधी चीजें पूछी जाएंगी एंड वो अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा. क्योंकि अब वही ना, एज का बहाना भी दे देंगे. हाँ कि क्यों खेल रहा है, वो अनरेस्ट क्रिएट किया जाएगा एंड आई नो वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है. थर्ड इज ऑब्वियसली की चोकिंग मेंटालिटी है पोर्चुगल की, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स काफी कुछ टूर्नामेंट से. आई थिंक जो एक प्रॉपर फाइटिंग स्क्वाड थी ना टाइटल के लिए, वो अपना जो 2020 या 2019 नेशंस लीग थी, उसके बाद 2018 वर्ल्ड कप के बाद से जो स्क्वाड आई थी 2019 नेशंस लीग जो टीम जीती थी, उसके बाद से यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज नहीं. बट आई वुड स्टिल से कि चोकर मेंटालिटी तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज दे हैव नॉट बीन दैट ग्रेट ऑफ अ फुटबॉलिंग नेशन टू बी कॉल्ड एज चोकर्स. आई थिंक वो विनिंग मेंटालिटी नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट टेस्टेड सक्सेस. यार मैं जैसे ऑल्दो इन सेइंग दैट वही पिछले 5 सालों में 6 सालों में वो लोग 6 सालों जो अभी भाई 2024 हो गए, 8 सालों में वो लोग यूरोज भी जीते हैं, नेशंस लीग भी जीते हैं. हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका भी तो नहीं जीती. हाँ, पर चोकर तो है ना वो भी. मतलब वही मैं, अगर आपके स्क्वाड अच्छी है और उसके बाद आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आई एम नॉट सेइंग आप जीत जाओ भाई, सेमीज तक तो पहुंचो, उतना भी नहीं पहुंचोगे क्या. लाइक लास्ट टाइम 2021 यूरोज में वो एक्सक्यूज नहीं था. हाँ नहीं था, राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए भाई, वो भी बेल्जियम से. तो जो कि खुद चोकर्स कर आ गए. हाँ राइट. तो मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है एंड आई डू थिंक इट विल अगेन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस कमिंग टूर्नामेंट ऑल्सो. थर्ड इज दैट जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी स्ट्रैटेजी है, दिस हैज नॉट बीन टेस्टेड अगेंस्ट टॉप टीम्स. अच्छा. एंड अगेन ये बाकी लोगों के लिए भी है, बट स्पेसिफिकली फॉर पोर्चुगल, क्योंकि मार्टिनेज इनका कोच है. अभी आया, मतलब ही हैज नॉट बीन गिवन मच टाइम. जो भी पोर्चुगल की स्ट्रैटेजी भी होती है, ये प्लेइंग 11 जो हमने डिस्कस करी, इट इज ऑलवेज अबाउट ये लोग पोजीशन मेंटेन तो कर रहे हैं इस टाइम पे. यूरो क्वालिफायर्स में पोर्चुगल जो है, लेट मी चेक कितनी थी इनकी क्या चीज, पोजीशन जो था इनका, पोर्चुगल का 4th पे थे लोग आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज. 4th पे थे इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग द पोजीशन. 68% था. हाँ 68%. राइट. ओनली टीम्स लाइक स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क आर हेड. इसके अलावा कोई है नहीं इनसे ऊपर. उसमें से स्पेन ही एक मेजर टीम है और वो यू नो कि वो होल्ड करेंगे ही करेंगे. तो बहुत पोजीशन ओरिएंटेड है एंड ये ट्रांजिशन में है. इससे पहले इफ यू लुक एट इट, पोर्चुगल हमेशा जब भी मैचेस जीतती है तो यूजुअली एक काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले से जीतती है एंड यू एसोसिएट दैट स्टाइल विद पोर्चुगल. बट इसी, और जो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसी चेंज के लिए तो हम लोग मार्टिनेज लाए हैं. तो आप उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई, वो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले देखने के लिए ही हम मार्टिनेज लाए थे. तो आप उस चीज पे क्यों क्रिटिसाइज करोगे उस चीज को. यू जस्ट हैव टू सी कि ये चीज वर्कआउट करती है नहीं करती है. देन फाइनली हम लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज पे. यहाँ पे मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूंगा. फर्स्ट इज रोनाल्डो. ऑब्वियसली इट इज हिज, आई डू थिंक इट इज हिज लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट. आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप तक सर्वाइव कर पाएगा. आई थिंक नाउ दैट वी आर कमिंग क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, 2 ही साल रह गए, आई थिंक पॉसिबल है यार. मतलब वी आर हाफवे थ्रू. हाँ मतलब आई थिंक पॉइंट वही है ना कि आपको बस रहने के लिए रहना है, या फिर आपको एक्चुअली इफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट. आई थिंक ही कुड बी इन द स्क्वाड. मे बी विल नॉट स्टार्ट एवरी गेम, बट स्क्वाड में तो रह सकता है. पर आई थिंक अगर वहां तक उसकी वो सिचुएशन आ गई, इफ ही नोज कि ही वोंट स्टार्ट, ही वोंट प्ले. कुछ कह नहीं सकते भाई. आई थिंक ही इज वेरी डेस्परेट फॉर द वर्ल्ड कप. मुझे तो लगता है हो सकता है, बट आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा. एंड रोनाल्डो के माइंड में यू ऑलवेज नो ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव. हाँ वो रहेगा ही रहेगा. हाँ मतलब वो रहेगा ही रहेगा उसके दिमाग में वो चीज. आफ्टर द अल हिलाल लॉस. एग्जैक्टली. हाँ भाई, उसके बारे में क्या कहना है वैसे, सऊदी वाला भाई जो रो रहा था, डिसहार्टेंड भाई. डोंट यू थिंक इट वाज टू मच दो यार. वही है ना, मतलब इतना, मतलब बहुत थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था. इतना क्यों रो रहा है इस चीज के लिए. मैं वही कह रहा हूँ ना, इस टाइम पे जो चीजें हैं, दैट मीन्स दैट इट मीन्स सो मच टू हिम. और उसके दिमाग में ही जस्ट फाइटिंग भाई. मतलब मैंने जो बोला था, इफ आई वांट अ माइंडसेट लाइक विराट कोहली और रोनाल्डो, ये मैंने आई थिंक लाइव स्ट्रीम पे बोली थी ये चीज. आई वुड वांट अ माइंडसेट लाइक विराट कोहली. क्या, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि विराट कोहली इज एट पीस with whatever he has achieved. Ronaldo should be at peace. True. भाई कुछ कम नहीं हो खड़ा है. Point है ना, विराट कोहली knows that he is the greatest batsman of this generation. Of this generation, of not ये रोनाल्डो और ये of all time पे compete कर रहे हैं. But वही ना, विराट कोहली never aspires to be the greatest batsman of all time. Sachin Tendulkar never aspired to be.
यार मेसी नेवर एस्पायर्ड टू बी. आई थिंक दे डिड. एक वो सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं जब खेलने जा रहा हूँ तो मैं बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम हूँ, बट दे डोंट एक्टिवली सर्च. मतलब वो ये तो वो है ना कि मेसी रोनाल्डो में फर्क क्या है. मेसी प्लेज फुटबॉल फॉर द सेक ऑफ द जॉय ही गेट्स फ्रॉम फुटबॉल, एंड रोनाल्डो क्या, बिकॉज ही वांट्स टू बी नंबर वन. ओके. ही ट्रीट्स इट एज अ कॉम्पिटिशन. विराट कोहली को भी वो रोनाल्डो वाला पैरेलल देते हैं बिकॉज क्रिकेट में और कोई उस एक्सट्रीम लेवल पे कोई है नहीं इस वक्त. बट आई थिंक ही स्टिल, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि ही स्टिल फार बेटर ऑफ mentally he's very secure with what he has achieved. I think I want Ronaldo to be secure and at peace, but वही वो बंदा बस झगड़ रहा है भाई अपने आप से. पिछले 1-2 सालों में चीज और ज्यादा देखने को मिल रही है. you see frustration बढ़ता जा रहा है उसका, which is very sad to see as a Ronaldo fan. Obviously you would not want to see your idol like this. But again, this will be a factor going into this tournament. He has a point to prove. And then finally जो बाकी 2 players हैं, more or less I have only discussed that. But Felix and Cancelo, ये दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले हैं. कैंसेलो की मतलब हर जगह जो हुआ है ना, कैंसेलो ना पिच पे ढंग से परफॉर्म कर रहा है. ये जो भी ईगो शूज है, पेप ने ओपनली आके चीज बोल दी है, तो यू नो कि वहां से झगड़ा हुआ. फिर बायर्न गया, बायर्न से झगड़ा हुआ, देन बार्सिलोना आया, बार्सिलोना में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो आई थिंक इवन मोर सो देन फीलिक्स, क्योंकि उसके पास ये ईगो इश्यूज नहीं है अभी तक. कैंसेलो की थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, प्लस ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल. इन दोनों प्लेयर्स के पास दे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव. Felix तो स्टार्टिंग लाइन में भी आ सकता, तो इवन मोर सो कैंसेलो वुड वांट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं. नाउ फाइनली प्रेडिक्शन, व्हाट डू यू थिंक, क्या पोर्चुगल जीत सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक. कहाँ तक जा सकती है वाली है? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस की बात करें हम लोग, एक्सपेक्टेशन कम से कम सेमीज की होनी चाहिए. हाँ, कम से कम. क्या एक्चुअल प्रेडिक्शन हो सकती है? आई थिंक दे शुड बी इन द क्वार्टर्स एटलीस्ट. ओ भाई डिट्टो मेरा ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राउंड ऑफ 16 में बाहर होना. हाँ, राइट. आई थिंक दे स्टिल हैव बेटर थिंग्स गोइंग फॉर देम देन 2021. एंड वर्ल्ड कप में भी क्वार्टर्स तक बड़े कन्विंसिंग वे में आए थे, तो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट देम टू एटलीस्ट गो टू द क्वार्टर्स. बट जैसे आप क्वार्टर्स में आ रहे हो, देन मतलब वो फिर उस दिन पे बेटर कौन है वो वाली बात होने वाली है. टॉप 6 टीम्स है फिर. हाँ, और फिर उसमें यू नेवर नो कि क्या होने वाला है. प्लस द हिस्ट्री दैट पोर्चुगल हैज हैड, कोई बड़ी बात नहीं है कि उस दिन पे दे आर द सेकंड बेस्ट टीम एंड दे आर इजीली थ्रोन आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन बेयर मिनिमम ऑफ सेमीज होनी चाहिए, बिकॉज वंस अगेन आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली टॉप 3 बेस्ट टीम्स ऑफ दिस यूरोज. अब उसमें ये आती है टॉप 3 टॉप 4 में तो आएगी. तो राइटफुली टॉप 3 टॉप 4 में अगर आप हो तो सेमीज तक पहुंचना चाहिए. ऑन पेपर कोई एक्सक्यूज है नहीं इस बार. रियलिस्टिकली आई थिंक पोर्चुगल मोर और लेस अपार्ट फ्रॉम दैट 2016 यूरोज, दे हैव ऑलवेज in the recent history underperformed as per their paper record. तो मुझे लगता है कि फिर से ऐसा हो सकता है. मेरे हिसाब से भी यही होगा, क्योंकि इनका जो ग्रुप है, टर्की, जॉर्जिया, पोर्चुगल और चेक रिपब्लिक, इसमें तो भाई टॉप करना ही चाहिए. एंड देन गोइंग इनटू, मैं भी वही कहूँगा कि अगर टॉप 3 स्क्वाड्स है, आपको सेमीज में एटलीस्ट आना चाहिए. बट देन गोइंग बाय हिस्ट्री, गोइंग बाय देयर पास्ट रिकॉर्ड, आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये लोग क्वार्टर में ही बाहर हो गए. बट नाउ मूविंग ऑन, अगर हम लोग जो लास्ट अपनी स्क्वाड डिस्कस करें वो है अपनी फ्रांस की. इसको भी हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं. वन ऑफ द टीम्स दैट इज द फेवरेट्स टू विन. हाँ, इसको भी मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी उसके हिसाब से ही है. अगर हम लोग स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करें, फर्स्टली देयर आर 3 गोलकीपर्स. आरियोला है जो कि अपने वेस्ट हैम से खेलता है, माइक मैनियन जो कि मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेगा, वो एसी मिलान से है, एंड ब्राइस सांबा जो कि लेंस का, ही वोंट प्ले. देन डिफेंडर्स में इन लोगों ने 8 डिफेंडर लेके जा रहे हैं. जोनाथन क्लॉस मार्से से, थियो हर्नांडेस एसी मिलान से, कोनाटे लिवरपूल से, कुंडे बारसा से, मेंडी भी आ रहा है मैड्रिड से, पवार्ड आ रहा है इंटर मिलान से, सलीबा भी अंदर है आर्सेनल से. कितनी है भाई, कुछ ज्यादा ही डेप्थ है इनकी. एंड उपामेकानो बायर्न से. देन मिडफील्डर्स में कामाविंगा, फुफाना, ग्रीजमैन, कांटे आ गया है. दिस इज द मेजर हाईलाइट. कांटे 2022 के बाद से पहली बार स्क्वाड में लिया गया. ऐसा क्यों आया वापस? मैं अभी बताऊंगा उसको. कांटे लिया गया, राबियो लिया गया, चुआमेनी लिया, एंड जायरे एमरी भी स्क्वाड में है. तो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन. फॉरवर्ड में बारकोला आ गया, ब्रैडली बारकोला फ्रॉम PSG. कोमन खेल रहा है, डेम्बेले है, जिरू है, कोलू मुआनी, एम्बापे द कैप्टन, एंड मार्कस थोराम फ्रॉम इंटर मिलान. जो मेजर मिसिंग्स हैं यहाँ पे, एक तो वरान और ह्यूगो लोरिस हैं जो दोनों रिटायर हो चुके हैं, सो इनकी पोजीशंस फिल करनी पड़ेंगी. एंड पोग्बा, क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज बीन बैंड. Now coming to the playing 11 and the strategy that they'll use. France usually throughout the qualifiers 4-3-3 system ही खिलाते हुए आई है, जो कि मतलब कई बार 4-4-2 बन जाता है वही इन गेम, बट एटलीस्ट ऑन पेपर दे स्टार्ट विद 4-3-3. ठीक है. अगर हम लोग पीछे से बात करें तो माइनियन स्टार्ट करेगा बिटवीन द स्टिक्स.
कोई फ्रैंकली और कोई बेटर ऑप्शन है भी नहीं इनके पास इस टाइम पे. थियो हर्नांडेस लेफ्ट बैक, ओपामेकानो एंड कोनाटे एज द सेंटर बैक पेयरिंग. नाउ यहाँ पे आर्सेनल फैंस विल स्टार्ट क्राइंग कि सलीबा क्यों नहीं खिला रहे, क्योंकि सलीबा इन द प्रीमियर लीग इज अ वेरी गुड डिफेंडर, बट फॉर सम रीजन डिशॉम जो है वो ट्रस्ट नहीं करता उससे. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी उसे चांसेस मिले ही हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव हिज वर्थ. ठीक है, तो आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट डायरेक्टली अब जाके यूरोज में. अगर तुम्हें चॉइस मिले तो तुम किसको स्टार्ट करोगे? भाई मैं वही कहूंगा, फ्रांस में कोनाटे तो डेफिनेटली खेलेगा ही खेलेगा. बात है उपामेकानो की. उपामेकानो फॉर फ्रांस हैज बीन वेरी गुड, बट फॉर बायर्न बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा है. आई स्टिल थिंक जो वाला मैच जो था, हाँ, जो बंदा मतलब अगर आपकी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करता आ रहा है, अ गाय लाइक डिशॉम जो कि 12 साल से कोच कर रहा है, ही वुड ट्रस्ट हिम. तो आई थिंक वही खेलेगा. राइट में कुंडे खेलेगा एज अ राइट बैक. ना होते हैं मिडफील्ड पे जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है यहाँ पे, चुआमेनी जो डीएम था, अब कांटे आ चुका है. एंड जो लोग सोच रहे हैं कांटे जो है वो बेंच पे होगा, कांटे बेंच पे नहीं होने वाला भाई. क्यों? अगर कांटे वो लेके आ रहे हैं स्पेसिफिकली आफ्टर 2022, देयर इज अ रीजन वाई लेके आ रहे हैं, वरना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसकी. अच्छा, अगर कांटे आ रहा है, आई एम प्रिटी श्योर 90% श्योर दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट. तो आई डू थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी द CDM. But why would they bring him when Chouamani has been so good? Chouamani has been good. मेरा आई थिंक पॉइंट वही है कि मे बी ही इज जस्ट गोइंग विद एक्सपीरियंस ज्यादा. एंड प्लस कांटे चुआमेनी कितना भी अच्छा खेल ले, मतलब at some point of time, and what better than this tournament कि you have to move on, right? प्लस वर्ल्ड कप से पहले ये इससे अच्छा चांस क्या मिलेगा? क्योंकि वर्ल्ड कप में भी क्या कांटे होगा, आई डाउट. वर्ल्ड कप में तो कांटे नहीं होगा, बट आई थिंक एक वो बात है ना कि चुआमेनी ऑलरेडी वर्ल्ड कप खेल चुका है, सो ही हैज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस. तो फिर तो कायदे से और खेलना चाहिए कायदे से. मेरा पॉइंट वही वाला, आई थिंक एवरी फ्रेंच फैन वाज शॉक्ड जब उन्होंने कांटे को देखा, बट एवरीबडी लव्स हिम सो मच कि नोबडी इज रेजिंग अ क्वेश्चन. एंड पॉइंट वही ना, अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो कोई पूछेगा भी नहीं उस चीज को. Do you think this is going to be the X factor? को कांटे एट DM? आई थिंक सो. एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आएगा वो. बट पॉइंट है कि जो बाकी दो ऑप्शंस है, एक तो ग्रीजमैन ले लेगा डेफिनेटली, जो तीसरा ऑप्शन है, उसके हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं. कामाविंगा खेल सकता है, राबियो खेल सकता है, या चुआमेनी खेल सकता है. आई डोंट सी रीजन फ्रांस क्यों 2 CDMs खेल मतलब लेके जाएगी एक ही प्लेइंग इलेवन में. स्पेशली व्हेन इफ यू नोटिस इनका टैक्टिकली एक टेंडेंसी रहेगी, कुंडे कैन आल्सो बी सॉर्टेड इन सेंटर बैक, तो डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं. थियो फर्नांडिस आगे चला जाता है. राबियो, आई थिंक सो राबियो होगा, बिकॉज कामाविंगा को इतना प्लेइंग टाइम मिला नहीं है. प्लस अभी ही इज कंपैरेटिवली यंगर, एंड राबियो ने वर्ल्ड कप में कितना अच्छा खेला था. इसीलिए मेरे दिमाग में हाँ भाई, आई थिंक इधर भी राबियो स्टार्ट करेगा. चुआमेनी और कामाविंगा दोनों सरप्राइजिंगली बेंच हो जाएंगे. ऑल्दो भाई, डोंट यू थिंक दिस इज अ रॉन्ग मूव बाय France perhaps कि they should be now moving to these two guys? I At think least so. one of them. मतलब आई थिंक कामाविंगा का तो चलो रखना है नहीं रखना, बट आई थिंक चुआमेनी का तो इट वाज सपोज्ड टू बी हिज पोजीशन भाई. अगर आपने वर्ल्ड कप खिला लिया, इसके बाद अब क्या सेंस बनता है कि अब आप कांटे को वापस ले आओ? बहुत बड़ी कॉल है कांटे को लेना, मतलब इसको डिसरप्ट देयर फ्यूचर प्लान्स. हाँ राइट, एक मूव के चक्कर में मुश्किल हो सकता है. फॉरवर्ड्स, एंड नाउ फॉरवर्ड्स में आएंगे हमारे एम्बापे ऑन द लेफ्ट विंग ऑब्वियसली, बीच में जिरू ऑब्वियसली, राइट में आप कह सकते हो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं. डेम्बले है वैसे, आई थिंक सो डेम्बले स्टार्ट करेगा क्योंकि वही स्टार्ट करता है, बट यू नो गाइज लाइक अपना कोवन भी स्टार्ट कर सकता है वहाँ पे. बट बारकोला आई डोंट थिंक सो स्टार्ट करेगा. बट देन दीज आर द गाइज जो कि आपके ऑफ द बेंच आके जो वो मार्क रख सकते हैं अपना गेम के अंदर, पेस भी ऐड करेंगे जब इतनी ज्यादा हाँ इनकी स्ट्रेंथ है. तो स्टार्ट कर डेम्बले. हाँ आई थिंक सो डेम्बले स्टार्ट करेगा. कोमन नहीं करेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कोमन स्टार्ट करेगा. नाउ गोइंग बाय कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है. फ्रांस आई थिंक हैज नेवर बीन अबाउट पोजेशन. इनफैक्ट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इनके जो लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप था उसमें इन लोगों ने मोस्टली जितने भी बिग टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले थे, डेनमार्क, इंग्लैंड, मोरक्को एंड अर्जेंटीना, सबके अगेंस्ट इनका पोजीशन उनसे कम था. इवन मोरक्को के अगेंस्ट इनका कम था. ओके. सो एंड देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेंच जर्नलिस्ट हुलियन लॉरेंस जो अपने ESPN न्यूज़ पे आता है. वो काफ़ी क्लोज है फ्रांस की स्क्वाड से भी, ही नोज अ लॉट अबाउट देम. उसने भी ये चीज़ बोली है कि दे वोंट माइंड भाई, अगर इन लोगों को पोजीशन नहीं रखना होगा, दे वोंट माइंड इट, क्योंकि काउंटर अटैकिंग इतना स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम्स इन यूरो राइट नाउ, इन द वर्ल्ड. मतलब मुझे लगता है ट्रांजिशंस में इतना जितना क्विक होते हैं, जैसे मुझे लगता है ना ये काफी हद तक PSG का भी गेम कुछ हद तक मतलब असेंबल करता है कि दे आर नॉट दैट गुड विद द पोजेशन व्हेन दे हैव इट, बट जब ये आउट ऑफ पोजेशन है और जब ट्रांजिशन में बॉल होती है, दे आर सो क्विक ऑन द काउंटर, तब उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल के आती है. नूनो मेंडेस, एम्बापे, डेम्बेले, हकीमी से जो विंग्स पे होते हैं, तब एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल के आती है. France kind of does represent that to a large extent also. मुझे लगता है another reason why Dembele could perhaps start because PSG में भी खेला है वो, सिस्टम में फिट इन होना ज़्यादा आसान रहेगा उसके लिए. And I think this was one of my strengths also, coming on to strengths, कि
काउंटर अटैक पे जितनी पेस है इनके पास, जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है, जो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे लोग डिफेंसेस को, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर. सेकेंडली आई थिंक जो इनका मैनेजर है देशोम्प, ऑफ लेट कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा उसका टीम, मतलब नॉट यूरोज में, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वीकनेस जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट 12 साल से ये बंदा मैनेजर है, 2012 से, एंड कोई भी टॉप टीम का मैनेजर इतना कंसिस्टेंटली रहा नहीं है. सेकंड इज आई थिंक साउदीट जो कि 16 से है. अच्छा. बट उसके अलावा 12 साल से कोई बंदा अगर कोच कर रहा है तो ही नोज अ टीम इन एंड आउट, सारे प्लेयर्स को अच्छे से जानता है. तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज स्ट्रेंथ फॉर देम. एंड सेकेंडली जो अप्रोच रखता है, वो जो प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है, विच इज ऑब्वियसली द बेस्ट अप्रोच फॉर एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट. बिकॉज आपको ब्यूटीफुल फुटबॉल पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको प्लेयर्स के इतना टाइम ही नहीं मिलेगा यार कि आप कुछ डेवलप करके दिखाओ. तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना सॉर्ट ऑफ लाइक रियल मैड्रिड कि यू डोंट प्ले द ऑपोजिशन, यू प्ले द सिचुएशन. इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग ध्यान देंगे ही नहीं कि पोजीशन है इनके पास है नहीं है. अगर सिचुएशन ऐसी है जैसे अर्जेंटीना के अगेंस्ट था कि वो लोग तो भाई चला रहे थे गेम अपना पूरा, बट गेम पलटना कैसे वो दे नो. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इन लोगों की, जो कि बहुत काम आएगी इन लोगों के. एंड देन आई वुड से अगेन, जो कि पोर्चुगल के लिए मैंने कहा कि इनकी स्क्वाड डेप्थ विच इज इवन बेटर देन पोर्चुगल. आई थिंक शायद बेस्ट स्क्वाड है. स्क्वाड डेप्थ, हाँ, आई थिंक इंग्लैंड की वेरी क्लोज है, बट पोर्चुगल मतलब ये फ्रांस की ऑन पेपर बेस्ट स्क्वाड है ये. हाँ, आई थिंक सो. जो नाम है स्क्वाड्स पे, आई थिंक बेस्ट स्क्वाड है भाई, बेस्ट स्क्वाड है. प्लस मैं वही कह रहा हूँ, जैसे चुआमेनी, सलीबा, अपना कामाविंगा, ऐसे प्लेयर्स आपके बेंच पे हैं भाई. तो यू हैव अ स्टार्ट भी नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा स्क्वाड डेप्थ आपके पास. बट वही है ना, दे विल बी अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स कमिंग ऑफ द बेंच. तो मतलब जब पूरी टीम दूसरी टायर्ड आउट है, तब भी किस लेवल के प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि मतलब अर्ली 20s में एंडलेस स्टैमिना पड़ा हुआ है, एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड इन क्वालिटी एज वेल. बहुत बड़ा हैक है ये. राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द वीकनेसेस, आई थिंक एक ही वीकनेस है फ्रांस की स्पेसिफिकली, विच इज द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में भी स्पेसिफिकली राइट बैक पोजिशन, या तो कुंडे खेलेगा या पावार्ड खेलेगा. दोनों लाइक नॉट एग्जैक्टली राइट बैक नहीं है. कुंडे इज नॉट एग्जैक्टली अ राइट बैक, मोर ऑफ अ सेंटर बैक. एंड पावार्ड मतलब आप कह सकते हो राइट बैक है, बट ही डज नॉट ऑफर मच. वो उम्र निकल गई उसकी इस टाइम पे. सो द ओनली प्रॉब्ली वीक साइड इज दैट. बट पॉइंट वही है कि उनका जो सिस्टम है, जो कई बार 3 at the back फॉर्म कर लेते हैं, उसके लिए कुंडे विल बी परफेक्ट. इफ राइट साइड पे विंगर्स आर आल्सो नॉट एज एक्सप्लोसिव एज एम्बापे. राइट, वो भी एक पॉइंट है. राइट. तो राइट हैंड साइड थोड़ी प्रॉब्लम है. एंड देन अगेन दैट जर्नलिस्ट सेड, जो हुलियन लॉरेंस है, उसने कहा ये चीज, एंड वाई एम कोटिंग दैट क्योंकि ही इज प्रॉब्ली द क्लोजेस्ट टू दैट अपना फ्रांस की स्क्वाड. उसने ये चीज बोली कि फ्रांस के जो प्लेयर्स हैं, ही हैज नोटिस्ड कि वो प्लेयर्स जो यूरोज के टाइम पे कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स. दैट इज वाई ऑफ लेट इनका यूरोज में रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. फाइनल अपने घर पे हारे लोग पोर्चुगल से, उसके बाद नेक्स्ट में लोग डेनमार्क से या स्विट्जरलैंड से पेनल्टी शूट होते हैं. हाँ, राउंड ऑफ 6 में लोग स्विट्जरलैंड से हार गए. तो यूरोज में वेरी ऑनेस्टली फ्रांस हैज नॉट बीन दैट ग्रेट. बहुत टाइम से जीते भी नहीं है ना शायद. हाँ, बहुत टाइम हो गया. आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम. दिस इज दैट वन ट्रॉफी दैट ग्रीजमैन एम्बापे वुड वांट टू हैव. हाँ, ये अपॉर्चुनिटीज में आएगा. राइट. तो आई थिंक ये चीज जो है कॉम्प्लेसेंट होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कॉम्प्लेसेंट ना हो, नो मैटर द ऑपोजिशन. भाई व्हाट कुड बी द रीजन दो, ये लोग यूरोज में स्पेसिफिकली क्यों कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं? आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन ही सेड दैट, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पे टीम, बहुत तगड़े प्लेयर्स भी हैं, एंड वर्ल्ड कप में आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहे, यूरोज में आप कॉम्प्लेसेंट हो जा रहे हो. ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई मे बी इट इज अ फैक्टर. अगेन वेरी ऑनेस्टली आई डोंट रेजोनेट विद दिस, बट जस्ट बिकॉज की एक क्लोज वन की उनमें से आ रही है चीज इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. नाउ कमिंग ऑन टू दी अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 नाम है. एक एम्बापे, ऑब्वियसली दिस कुड बी हिज फर्स्ट यूरो विन. ओनली 2 ट्रॉफीज आर देयर जो कि उसने नहीं जीती है अब तक. जितनी के लिए कॉम्पीट कर रहा था वो, एक यूसीएल है और एक यूरोज है. यूसीएल वी ऑल नो ही इज बाउंड, तो आने वाली है, तो भरमार लगने वाली है. यूरो का पॉइंट है, ही इज ऑल्सो द कैप्टन, सो ही इज लीडिंग हिज साइड फर्स्ट इन द फर्स्ट टूर्नामेंट. तो लेट्स सी कि क्या कर पाता है. आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ही वुड बी प्लेइंग फ्री फ्रॉम द मेंटल ट्रॉमा ऑफ पीएसजी. द रीसेंट इंटरव्यूज दैट ही हैज गिवन, वो एक्चुअली मतलब इट इज एवरीथिंग दैट वी ऑल फियर्ड कि सब पीएसजी में होता होगा. राइट. ऑल ऑफ इट कमिंग ट्रू. अगर एम्बापे जैसा बंदा बोल रहा है, मतलब उसने ये सब भी कहा है कि इट वुड बी वेरी बैड ऑफ मी टू से कि मैं पीएसजी में खुश नहीं था, बट देयर वर क्लियरली अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स दैट मेड मी अनहैप्पी. बेसिकली कहना चाहता है कि मैं मतलब दिमाग खराब था मेरा वहां पे, लेकिन बोल नहीं सकता. एंड प्लस कि जो उसके साथ हुआ, आई विश कि नोबडी गोस थ्रू दैट. ये था क्या टॉर्चर करके रखते थे क्या भाई वो सब चीज, एज यू सेड ना, वो सब चीज प्रूव हो गई. जो चीज थी, मतलब एम्बापे जो उनका राजा बेटा था,
उसने आके चीज बोल ली। नो वंडर व्हाई मेसी एंड नेमार वांटेड टू लीव। मेसी को तो क्या ही हालत में रखते होंगे भाई ये लोग, अगर एम्बापे को ऐसे ट्रीट कर रहे थे ये लोग। वेरी सैड। बट हाँ भाई, अगर वो अपना वो ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है अब तो मुझे लगता है मेसी ने भी जो वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि मेरे को वो नहीं मिला अच्छे से, मुझे लगता है कहीं और का गुस्सा कहीं और भी शायद निकालना चाह रहा होगा, और भी कई चीजें होंगी भाई, क्या पीटा हो पता नहीं क्या। बट आई थिंक मूविंग ऑन, जो दूसरा नाम है दैट इज डिडियर डेशम्प। वो कभी यूरो नहीं जीता अपने फ्रांस के साथ, 12 साल से कोच कर रहा है एज आई सेड। तो 2 यूरोज ऑलरेडी वो निकाल चुका है विदाउट परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो इफ नॉट एंड अप, मतलब इफ नॉट अगर वो लोग जीतते नहीं है तो एटलीस्ट ही वुड वांट कि एक कॉम्पिटिटिव एज तो लेके आए टूर्नामेंट में। दैट शुड बी द मिनिमम विद द स्क्वाड जिस लेवल पे है ये लोग। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका ग्रुप है, पोलैंड, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इट इज अ वेरी ट्रिकी ग्रुप एक्चुअली इफ यू सी दैट, एंड स्टिल दे शुड बी टॉपिंग इट। दे शुड बी टॉपिंग इट। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन आई थिंक हर फ्रांस के फैन को होनी चाहिए कि जीतना है। एग्जैक्टली, कोई उससे कम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इस तो यू लिटरली हैव द बेस्ट डेप्थ, द बेस्ट टीम ऑन पेपर इन दिस टूर्नामेंट। एवरीबडी अबाउट टू एंटर देयर प्राइम, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, जो एम्बापे अभी 25 का है, अभी ही स्टिल 2-3 years अवे फ्रॉम हिज एब्सोल्यूट प्राइम। और अभी जिस लेवल पे खेल रहा हो देखो, कांटे ऐसा बंदे को तुम वापस ले आओ, चुआमेनी और कामाविंगा बेंच पे होंगे मोस्ट लाइकली। इतनी ज्यादा क्वालिटी है, देयर इज नो एक्सक्यूज बट टू नॉट विन द यूरो कप दिस टाइम। एक्सपेक्टेशन जीतने की होनी चाहिए। प्रेडिक्शन भी मैं कहूंगा एटलीस्ट फाइनल्स तो होना चाहिए। एटलीस्ट फाइनल्स तो होना चाहिए। इफ इट इज नॉट द फाइनल्स, जो कि पता कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं अगर ये लोग सेमीज या क्वार्टर्स में बाहर हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज यू सेड वो कंप्लेसेंट पड़ जाते हैं, हमने देखा है बहुत बार। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये लोग फिर से बॉटल करके क्वार्टर्स या सेमीज में बाहर हो जाते हैं। इनफैक्ट यू वुड से सेमीज तो चलो इतना बॉटल नहीं कहोगे, क्वार्टर्स विल बी अ बॉटल। क्वार्टर्स राउंड ऑफ 16 इज टू अर्ली टू रूल दिस टीम आउट। क्वार्टर्स इज दैट फेज जहां पे मुझे लगता है लोग बॉटल कर सकते हैं। बट इफ नॉट देन दे शुड बी गोइंग टू द फाइनल्स। व्हाट डू यू से? आई थिंक मेरे हिसाब से भी यही रहेगा। आई डू थिंक मैंने भी फाइनलिस्ट में तो रखा ही ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि जीती जाएगी, बट फाइनल में कुछ भी हो सकता है, सेमीफाइनल में भी कुछ भी हो सकता है, बट क्वार्टर्स में तो अगर आप बाहर हो देन इट्स अ फेलियर फॉर यू अगेन, डेफिनेटली। तो आई स्टिल थिंक कि हाँ भाई इन्हें फाइनल्स तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो कायदे से सेमीफाइनल भी भाई इट शुड बी अ मस्ट, एंड देन फाइनल में भी कायदे से आपको आना चाहिए इफ यू लुक एट द थिंग्स, इफ यू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स। बट वही है कि भाई सेमीज में अगर आ जाते हैं ना उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब फिर सेमीज आके ऐसा भी लगता है ना कि चलो हमने ट्राई तो, हाँ ट्राई तो अच्छा करा उसने। बट वही बात है ना कि ये जो ग्रुप है, नेदरलैंड्स और फ्रांस तो है ही हैवी वेट्स, बट जो बाकी 2 टीम्स है पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, ये ग्रुप स्पेसिफिकली देखने वाला होगा। क्योंकि ये दोनों टीम्स अपसेट्स क्रिएट कर सकती हैं अगेंस्ट द फेट, कुछ ना कुछ अपसेट्स क्रिएट कर सकती हैं। एंड यूरोज में ग्रुप स्टेज में आप एक भी मैच हार गए ना तो फिर आपके कुछ लटक जाता है भाई आपका। तो मैं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। आई थिंक अपसेट तो होगा कोई ना कोई, नॉट सेइंग कि ये लोग, आई डोंट थिंक ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, बट आई डू थिंक कि मैचेस, इन टर्म्स ऑफ मैचेस, जैसे अभी यूएसए और पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान हार गई है बट वी स्टिल थिंक कि पाकिस्तान आगे जाएगी। आई थिंक वैसा टाइप का कुछ हो सकता है, लाइक बेसिकली मैच के लेवल पे एक अपसेट देखने को मिल सकता है। बट हाँ भाई दैट्स इट फॉर अपनी यूरो की दोनों टीम्स। आगे भी हम लोग, आई एम स्टिल प्लानिंग कि हम लोग जर्मनी और इंग्लैंड कवर करें, देन लेट्स सी कि और टीम्स हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, एंड वर्ल्ड कप तो चलता ही रहेगा तो उसकी बातें भी करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंडिया वाले मैचेस को रिव्यू भी करेंगे। एंड हम लोग को वो भी करना पाते हुए एम्बापे का जो किस फॉर्मेशन में सेटअप हो सकता है, हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ है। हाँ, प्लस कोपा अमेरिका आ रहा है तो उसकी स्क्वाड्स की भी हम लोग करेंगे, वो तो उसका शुरू हो ही जाएगा। तो काफी टॉपिक्स हैं दोनों स्पोर्ट्स में। क्रिकेट तो चलता ही रहेगा बिकॉज वर्ल्ड कप चल रहा है, and Euros be just 1 week away. So there's a lot to uncover in that as well. So we will be ending this podcast now. Hope you all enjoyed this. पसंद आया हो तो please make sure to like this video, subscribe to our channel, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो मोहित दिखाएगा। वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।